आज अपने जो डिस्कस करने वाले हैं वो प्लांट न्यूट्रिएंट्स एमसीक्यू यानी पादप पोषक तत्वों के सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है। अभी बहुत सारे आपके एग्जाम है, जल्दी एग्जाम है। जैसे टीजीटी वालों का है, पीजीटी वालों का है, पीएससी वालों का है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का है और कुछ नाबार्ड के भी स्टूडेंट है, उनका भी एग्जाम है। तो सबके अंदर ये टॉपिक होता है और पक्का इस टॉपिक से क्वेश्चन तो आना ही आना होता है। प्लांट न्यूट्रिएंट्स कोई सा भी एग्रीकल्चर का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, वहां से क्वेश्चन 1 2 3 4 तक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगर आप एग्रीकल्चर में देखोगे तो जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो प्लांट न्यूट्रिएंट या पादप पोषक तत्व। हाँ जी, राम राम जी, गुड मॉर्निंग। आपने बुक मंगवाई है, बहुत अच्छी बात है। अभी चलो ठीक है, अपने स्टार्ट करते हैं आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार रहने वाले हैं। सबसे पहले सबसे आसान क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम में तो गलती आसान होते हैं ना, इसलिए अपने सबसे पहले इसी पे डिस्कस करते हैं। आवश्यक पोषक तत्वों की अवधारणा दी थी, एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट जो थ्योरी है वो किसने दी थी? यहां ऑप्शन है आपके सामने, आर्नोन और स्टाउट 1939, बी ऑप्शन है आर्नोन 1954, सी ऑप्शन है लीबेग 1840 और डी ऑप्शन है पीटरसन 1967। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। वैसे तो बहुत इजी है, फटाफट आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? आवश्यक पोषक तत्वों की अवधारणा दी थी, एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स। पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, इतने में आप लोगों का आंसर भी आ जाएगा। एक होता है प्लांट न्यूट्रिएंट, एक होता है एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट, एक होता है पोषक तत्व और एक होता है आवश्यक पोषक तत्व। पहले तो इन दोनों में फर्क आपको मालूम होना चाहिए। पौधे जो भी पोषण में ग्रहण करते हैं वो सब क्या है? पोषक तत्व है। पौधे अपने पोषण में जो भी ग्रहण करेंगे वो सारे के सारे क्या है? पोषक तत्व है, प्लांट न्यूट्रिएंट्स है। बट इनमें से कुछ ऐसे तत्व भी है जिनके बगैर पौधा अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता है। अगर उसकी कमी हो जाती है तो दूसरे पोषक तत्वों से कमी पूरी नहीं हो सकती है, यानी उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। तीसरा, ये पौधे की उपापचय क्रियाओं में, मेटाबॉलिक एक्टिविटी में सीधा पार्टिसिपेट करेंगे और एंजाइम को सक्रियकरण का काम करेंगे। पौधे पोषक तत्व तो बहुत सारे लेते हैं, जिसमें से कुछ ऐसे पोषक तत्व भी है जो पौधे के लिए जरूरी नहीं है, फिर भी वो ले लेते हैं। शरीर में जाने के बाद कोई ना कोई क्रिया तो करेंगे, वो क्रियात्मक तो होंगे, लेकिन जरूरी नहीं है जीवन जीने के लिए। जीवन जीने के लिए जरूरी कौन से? आवश्यक पोषक तत्व। और आवश्यक पोषक तत्व का मतलब क्या होता है? ऐसे तत्व अगर जिनकी कमी होगी तो पौधा अपना जीवन चक्र पूरा कर ही नहीं पाएगा और उसकी कमी को दूसरे पोषक तत्वों से अपने पूरा भी नहीं कर पाएंगे। सपोज करो कि नाइट्रोजन की कमी है, आप सोचें कि हम फास्फोरस देके पूरा कर दे, ना जी, नाइट्रोजन ही आपको देना पड़ेगा। और तीसरी चीज क्या होती है? ये सारी उपापचय क्रियाओं में पार्टिसिपेट करेंगे और एंजाइम सक्रियकरण का काम करेंगे, तो उनको आवश्यक पोषक तत्व बोलेंगे। पोषक तत्वों में तो वो पोषक तत्व भी हो सकते हैं, पौधा ले तो उनको सिर्फ लाभ मिलता है, लेकिन जीवन जीने के लिए कोई जरूरी नहीं है, नहीं लेंगे तो भी जीवन तो चला देते हैं, वो सारे पोषक तत्वों की श्रेणी में आते हैं। तो पोषक तत्व अलग बात होगी और आवश्यक पोषक तत्व है वो अलग बात होगी। आवश्यक पोषक तत्व सबसे पहली बार किसने बताए थे? आर्नोन और स्टाउट ने 1939 में बताए थे। उसके बाद इसमें कुछ कमियां रह गई थी, तो उस कमी को क्या है? पूरा करते हुए आगे दोबारा से किसने बताया? रिवाइज किसने किया? आर्नोन ने 1954 में किया था। इनकी बाद में सीओडी ऑप्शन की बाद में बात करते हैं। भी सबसे पहले जो आवश्यक पोषक तत्व है उनके बारे में आर्नोन और स्टाउट ने बताया था 1939 में, बट इसमें कुछ कमी रह गई थी। कुछ कमी रह गई तो उस कमी को क्या है? आर्नोन ने पूरा किया और उस थ्योरी को रिवाइज किया था। आवश्यक पोषक तत्वों की अवधारणा में क्या किया? बदलाव किया और पुनः पेश किया। लेकिन सबसे पहली बार जो थ्योरी दी जाती है वो थ्योरी उसी के नाम होती है। सबसे पहले किसने दी थी? आर्नोन और स्टाउट ने दी थी। तो आवश्यक पोषक तत्वों की अवधारणा का क्रेडिट किसको जाएगा? आर्नोन और स्टाउट को जाएगा। जिन स्टूडेंट ने ए आंसर दिया है उन सबका आंसर राइट है। आवश्यक पोषक तत्वों की अवधारणा आपसे पूछ ले किसने दी थी, तो आर्नोन और स्टाउट ने 1939 में। लेकिन क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए आपसे कि आवश्यक पोषक तत्वों की अवधारणा को पुनः पेश किसने किया था, या वर्तमान में जो मानी जाती है वो कौन सी है? तो पुनः पेश की गई मानी जाती है आर्नोन ने, जो 1954 में पुनः पेश की। पूछ ले तो 1954 आर्नोन वाला मानोगे, नहीं तो आर्नोन वाला नहीं मानेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ए। हाँ, कंफ्यूजन दूर हो गया, ठीक है, अच्छी बात है। कंफ्यूजन दूर भी होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार है स्टूडेंट क्या करते हैं? आर्नोन लिख देते हैं। आर्नोन लिख देते हैं तो क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। राइट क्या होगा? आर्नोन और स्टाउट होगा। आर्नोन और स्टाउट से एक चीज बात और भी ध्यान रख लो, इन्होंने अवधारणा कब दी थी? 1939 में दी थी, दोनों ने मिलकर, आर्नोन और स्टाउट ने। और इन्होंने ही दोनों ने क्या किया था? मोलिब्डेनम को पोषक तत्व के रूप में खोजा था।
जो आर्नोल्ड और स्टाउट है, इन्होंने ही मोलिब्डेनम को पोषक तत्वों के रूप में खोजा था। आवश्यक पोषक तत्वों की अवधारणा भी आर्नोल्ड और स्टाउट ने दी थी और इन्होंने क्या किया, इसी सन में 1939 के अंदर ही मोलिब्डेनम की खोज पोषक तत्वों के रूप में की थी। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आवश्यक पोषक तत्वों की अवधारणा आर्नोल्ड और स्टाउट 1939 और मोलिब्डेनम की खोज पोषक तत्वों के रूप में वो भी आर्नोल्ड और स्टाउट ने 1939 में। नेक्स्ट अपने और ऑप्शन की बात कर लेते हैं। आर्नोल्ड का मैंने बता दिया, आवश्यक पोषक तत्वों की जो अवधारणा है वो किसने दी थी, आर्नोल्ड और स्टाउट ने, और इसको पुनः पेश किसने किया था, आर्नोल्ड ने किया था 1954 के अंदर। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं लीबेग, नाम तो सुना होगा, जस्टिन वॉन लीबेग। देखो भी लाइक में बड़ी कंजूसी हो रही है, फटाफट लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइव हो और हमें भी पढ़ाने में यहाँ पे मजा आए। तो देखो लीबेग, जस्टिन वॉन लीबेग एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है। जस्टिन वॉन लीबेग एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है। इन्होंने क्या किया था, 1840 के अंदर लॉ ऑफ मिनिमम, न्यूनता का सिद्धांत दिया था। लॉ ऑफ मिनिमम यानी न्यूनता का सिद्धांत दिया था। ज्यादा लंबा चौड़ा तो डिस्कस नहीं करेंगे, बस शॉर्ट में बता देता हूं। न्यूनता का सिद्धांत यह होता है कि अगर आप खेत में खेती कर रहे हैं और उसमें 4-5 पोषक तत्वों की कमी है, मान लो 5 पोषक तत्वों की कमी है, उसमें से जो सबसे कम मात्रा में होगा वो उत्पादन को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा, उसे ही लॉ ऑफ मिनिमम या न्यूनता का सिद्धांत कहा जाता है। तो जस्टिन वॉन लीबेग ने लॉ ऑफ मिनिमम, न्यूनता का सिद्धांत दिया था और इसी कारण इन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। पूरे विश्व में कृषि रसायन के जनक जो माना जाता है वो लीबेग को माना जाता है, जस्टिन वॉन लीबेग को माना जाता है। इन्होंने फर्टिलाइजर पे बहुत ज्यादा काम किया था, उर्वरकों पे बहुत ज्यादा काम किया था, इसलिए फादर ऑफ फर्टिलाइजर केमिस्ट्री भी किसको कहा जाता है, जेबी लीबेग को। फादर ऑफ फर्टिलाइजर केमिस्ट्री यानी उर्वरक रसायन के जनक भी लीबेग को और कृषि रसायन के जनक भी लीबेग को कहा जाता है। ये तो पूरे वैश्विक स्तर की बात हुई, लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं कि भारत के अंदर कृषि रसायन और मृदा रसायन के जनक कौन है। भारत के अंदर भारतीय मृदा विज्ञान और कृषि रसायन के जनक किसे कहा जाता है, भारतीय मृदा रसायन विज्ञान तथा कृषि रसायन विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। मृदा रसायन के जनक पूछ ले या कृषि रसायन के जनक पूछ ले तो कौन है, लिथर। एक क्वेश्चन आया था थोड़े दिन पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, अच्छे लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, उसके अंदर क्या पूछा गया था, ये पूछा गया था आईसीआर के एकमात्र कृषि रासायनिक वैज्ञानिक कौन थे। आईसीआर के एकमात्र कृषि रासायनिक वैज्ञानिक कौन थे, तो कौन थे, लिथर थे। तो भारतीय मृदा रसायन और भारतीय कृषि रसायन के जनक हैं वो किसको माना जाता है, लिथर को। इनके नाम के आगे JW लगता है ना, डॉक्टर JW लिथर। तो भारतीय कृषि रसायन और भारतीय मृदा रसायन के जनक है वो JW लिथर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लेना, जिसको नहीं पता है वो नोट कर लेना, और जिन्होंने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लो और शेयर करो ज्यादा से ज्यादा। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, निम्न में से गलत कथन चुनना है। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए हुए, 4 कथन दिए हुए, उनमें से कौन सा जो कथन है वो गलत है। यहाँ पे एक एक अपने डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्लियर होंगे। सूक्ष्म पोषक तत्व, माइक्रो न्यूट्रेंट या टेरेस एलिमेंट जिसको बोलते हैं, ट्रेस एलिमेंट, देखो कौन कौन सा दिया हुआ, आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, बोरॉन, निकल और क्लोरीन। दूसरा है कि अति सूक्ष्म पोषक तत्व, अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रेंट दे रखा है यहाँ पे, मोलिब्डेनम और कोबाल्ट। उसके बाद सी ऑप्शन है लाभदायक पोषक तत्व, बेनिफिशियल प्लांट न्यूट्रेंट, सोडियम, वेनेडियम, सिलिका और कोबाल्ट। और डी ऑप्शन है निम्न में से कोई सा भी नहीं। इनमें से आपको जो गलत कथन है वो चुनना है। 3 कथन इनमें से सही है, एक कथन है वो गलत है, तो एक कौन सा कथन है वो गलत है उसको भी आइडेंटिफाई करना है और सही को भी आइडेंटिफाई करना है। एक साथ कई सारे आपको क्वेश्चन याद हो जाएंगे। देखो पौधों के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स है वो कितने हैं, 17। हमने पिछले क्वेश्चन में कहा था आवश्यक पोषक तत्वों की जो अवधारणा है वो किसने दी थी, आर्नोल्ड और स्टाउट ने दी थी। जिस समय आर्नोल्ड और स्टाउट ने दी थी उस समय आवश्यक पोषक तत्व कितने हैं उतना विवरण नहीं दिया गया था, लेकिन 1954 में जब आर्नोल्ड ने इसको रिवाइज किया तब तो उन्होंने बोला कि कितने आवश्यक पोषक तत्व हैं, 16। उसके बाद एक और ऐड हो गया, कौन सा, निकिल। अब टोटल कितने हो गए, 17। 17 में से अगर हम संरचनात्मक में जाएं तो 3 हैं, और अगर हम वृहद पोषक तत्वों में जाएं यानी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में जाएं तो 6 है। 6 में से 3 प्राथमिक है और 3 कौन से हैं, द्वितीयक। प्राथमिक कौन से है, NPK, और द्वितीयक कौन से हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर।
संरचनात्मक 3 कौन से है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ये अधात्विक पोषक तत्व भी है, इनमें धातु जैसा तो कुछ होता ही नहीं है। और जो बाकी बच गए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कितने हो गए? देखो संरचनात्मक 3, वृहद कितने, मैक्रो कितने, 6, 9, टोटल आवश्यक कितने हैं? 17। तो 8 है वो कौन से है? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। इनके अलावा 17 आवश्यक पोषक तत्व, इनके बगैर पौधा अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता है। बट इसके अलावा भी कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं, अगर पौधा उनको ग्रहण करता है तो पौधे में कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा ही मिलेगा, कुछ ना कुछ बेनिफिट तो मिलना ही मिलना है। उनको लाभदायक पोषक तत्व कहते हैं। वैसे तो हम पुरानी किताबों के आधार पर और अभी पेपर के आधार पर लाभदायक कितने पढ़ते हैं? 4 पढ़ते हैं। वैसे जो यूएसडीए, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, वो 9 लाभदायक पोषक तत्व पढ़ रहा है। कितने? 9 पढ़ रहा है। लेकिन हमें कितने मानने? अभी 4 ही मानने हैं। तो 17 आवश्यक है और 4 क्या है? लाभदायक। तो टोटल पोषक तत्व कितने पढ़ते हैं अपने? 21। हम कहते हैं पौधे के अंदर ये 21 पोषक तत्व जाके कोई ना कोई क्रिया करते हैं। ये क्रिया करते हैं तभी तो पौधा जिंदा रहता है, और ये क्रिया करते हैं तभी तो क्या है? पौधे में कुछ ना कुछ लाभ मिलता है। कैसे लाभ मिलता है? एक सिंपल सा एग्जांपल बता देता हूं। जैसे मैं बात करूं कि सोडियम क्या करता है? जो कंद वाली फसलें हैं उनके अंदर कंद निर्माण, ट्यूबराइजेशन को बढ़ाता है, तो लाभ करता है। लेकिन सोडियम अगर कंद वाली फसलों में नहीं है तो वो कंद वाली फसलें मरने वाली नहीं है, उत्पादन तो देगी लेकिन थोड़ा कम उत्पादन देती है। तो ये कुछ ना कुछ क्रिया तो करते हैं, ये 21 के 21 क्रिया करते हैं, तो अपने इनको क्या बोल देते हैं? क्रियात्मक बोल देते हैं। तो ध्यान रखना है, आवश्यक पोषक तत्व 17 है, जिसमें से संरचनात्मक 3 है, वृहद है वो 6 है, जिसमें से 3 प्राथमिक है, 3 द्वितीयक है, और 8 है वो कौन से है? माइक्रोन्यूट्रिएंट। स्टेटमेंट अब गौर से देखिए। सूक्ष्म पोषक तत्व आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, बोरॉन, निकल और क्लोरीन, ये बिल्कुल सारे के सारे क्या है? सूक्ष्म पोषक तत्व की श्रेणी में है। ये तो बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अति सूक्ष्म तत्व अल्ट्रा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स निकोलस ने दिया था, और जिस समय निकोलस ने दिया था उस समय क्या है? इन्होंने 2 अल्ट्रा माइक्रोन्यूट्रिएंट दिए थे। कौन कौन से? मोलिब्डेनम और कोबाल्ट दिए थे। इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट ठीक है। नेक्स्ट है लाभदायक पोषक तत्व बेनिफिशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स। बेनिफिशियल प्लांट न्यूट्रिएंट कौन सा है? सोडियम, वेनेडियम, सिलिका और कोबाल्ट, ये चारों लाभदायक की श्रेणी में आते हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। ये स्टेटमेंट भी सही है। क्वेश्चन क्या पूछा गया था? निम्न में से गलत कथन है, तो गलत कथन कौन सा है? बहुत सारे स्टूडेंट ने बी आंसर भी दिया था। हिमानी ने बी आंसर दिया था, या बंटी ने बी आंसर दिया था, विनोद कासनिया ने भी, तो ये गलत है। वहीं पे सौरभ, उसके अलावा विशाल, विनोद कासनिया, कृति, इन्होंने डी आंसर दिया। यानी जो जो डी आंसर दे रहे हैं उनका सही है। निम्न में से कोई सा भी कथन गलत नहीं है, सारे के सारे तीनों कथन है वो सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, एक साथ खूब सारे क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। ऐसा पोषक तत्व जो पौधे में 1 मिलीग्राम प्रति ग्राम से अधिक शुष्क भार के अनुसार पाया जाता है उसे कहते हैं। ये बड़ा काम का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है वो बहुत काम का, इसको थोड़ा सा समझना भी है, थोड़ा सा अपने इसको टाइम भी लेना है। ऐसे पोषक तत्व जो पौधे के 1 ग्राम शुष्क भार के अंदर 1 मिलीग्राम से अधिक पाए जाते हैं। पौधे के शुष्क भार, देखो एक चीज तो गांठ बांध लो, गांठ बांधने से पहले लाइक करना नहीं भूले ना, फिर गांठ बांधिए। देखो किसी पौधे के शुष्क भार का मतलब होता है उस पौधे का कार्बन का भार। अगर किसी पौधे को आप जला देते हो, उसकी जो राख बचती है, उसके राख के वजन को क्या कहा जाता है? कार्बन का भार या शुष्क भार या फिर ड्राई वेट। हमेशा ही किसी पौधे में कौन सा पोषक तत्व कितनी मात्रा में पाया जाता है, ये हमेशा शुष्क भार के अनुसार निर्धारित होता है, ड्राई वेट के अनुसार ही निर्धारित होता है। तो शुष्क भार के अनुसार अगर अपने बात करें, 1 ग्राम अगर 1 ग्राम भार में अगर किसी को 1 ग्राम शुष्क भार में अगर कोई पोषक तत्व 1 मिलीग्राम से अधिक है, इस बात को अपने ये भी लिख सकते हैं कि 1 किलो में 1 ग्राम, 1 किलो पौधे का शुष्क भार और उसमें पोषक तत्वों की मात्रा 1 ग्राम से ज्यादा। इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि किसी पौधे के अंदर किसी पोषक तत्वों की मात्रा शुष्क भार के अनुसार 1000 ppm से ज्यादा है, 1000 ppm से ज्यादा है, अगर 1 किलो में 1 ग्राम है तो 1000 ppm ही है, और 1 ग्राम में 1 मिलीग्राम है तो वो भी क्या है? 1000 ppm है। और 1000 ppm का मतलब होता है 0.1%। 1000 ppm का मतलब होता है 0.1%। ये कैलकुलेशन मैं आपको एक अलग वीडियो में सिखाऊंगा, और उसके अंदर बहुत छोटा सा वीडियो होगा, उसके अंदर अपने कैलकुलेशन करना सीखेंगे, जिससे कोई भी डेटा हमारा एक पड़ा हुआ है और उसने दूसरे फॉर्मेट में दे दिया तो हम उसको गलत नहीं करने वाले हैं।
अगर किसी पौधे के शुष्क भार में 1 ग्राम भार में से किसी पोषक तत्व की एक मात्रा 1 मिलीग्राम से ज्यादा, या 1 किलो शुष्क भार में मात्रा 1 ग्राम से ज्यादा, या मात्रा 1000 ppm से ज्यादा, या मात्रा 0.1% से ज्यादा होती है, तो उसको हम बोलते हैं। आंसर दे दिया होगा आपने फटाफट, लगभग सभी स्टूडेंट आंसर सही दे रहे हैं। महेंद्र कुमार ठीक है जी, अच्छा है। योगेश बिश्नोई अच्छा है। अजब सिंह जी बढ़िया है। अजय निरानिया बढ़िया है जी। मुकेश बढ़िया है जी, राइट आंसर चल रहा है। कुछ जो है वो गलत भी आ रहे हैं। चौधरी साहब जी गलत आंसर है ना। तो देखो, जिसकी मात्रा इनसे ज्यादा है वो वृहद है, मैक्रोन्यूट्रिएंट है। राइट आंसर क्या होगा यहां पर? ए आंसर राइट होगा। देखो, यदि किसी पौधे के शुष्क भार के अनुसार पोषक तत्वों की मात्रा 1 ग्राम में 1 मिलीग्राम से ज्यादा, 1 किलो में 1 ग्राम से ज्यादा, 1000 ppm से ज्यादा, या 0.1% से ज्यादा है तो वृहद पोषक तत्व है, मैक्रोन्यूट्रिएंट, और कम है तो सूक्ष्म पोषक तत्व है, माइक्रोन्यूट्रिएंट है। कम है तो सूक्ष्म पोषक तत्व यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, बट कैलकुलेशन नहीं आती तो कैलकुलेशन अभी इस सेशन में हम बात नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा टाइम हो सकता है कैलकुलेशन में ही चला जाए। ठीक है जी। धनराज बढ़िया है। लक्ष्मी ठाकर बढ़िया आंसर आ रहा है। जस्ट ढीलो डी आंसर नहीं है जी, आंसर ए ही था। रोहित बिश्नोई सही आंसर है। मंजेश नागर ए आंसर ठीक है। अनिल कुमार ए आंसर ठीक है। और विशाली ए आंसर ठीक है। अनिल कुमार का भी ए आंसर ठीक है। 18 को एग्जाम कंफर्म है क्या? देखो जी, डेट आ गई तो कंफर्म ही है ना। कंफर्म करने के लिए तो अगलों ने डेट दी है, तो कंफर्म ही है। आप स्टूडेंट है। देखो, मान लो सपोज करो 0.1% भी एग्जाम आगे हो जाता है ना, भी एग्जाम आगे हो जाता है, और 99.9% ये है कि एग्जाम तो 18 तारीख आ गई। अगर आप अच्छी तैयारी करते हैं तो 18 सितंबर को एग्जाम है तो फाइट करेंगे, और आप इस बात का वेट करते हैं कि एग्जाम आगे होगा और आपकी तैयारी नहीं, और एग्जाम हो जाता है, फिर कौन से कुएं में जाएंगे ना, कहां जाएंगे। इसका मतलब है तैयारी अच्छी करके चलिए और 18 सितंबर के आधार पर ही चलिए। ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे ही भरोसा किया जा सकता है, इमेजिनेशन पे या अपने तुक्के लगाने में कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैं तो यही कहूंगा, जो एग्जाम डेट है उसी को आपका एग्जाम होने वाला है। चलो, अब अपने अति सूक्ष्म पोषक तत्वों की बात कर लेते हैं। सी ऑप्शन, नहीं तो ये भी नाराज हो जाएगा ना। अगर किसी पौधे के शुष्क भार में किसी पोषक तत्व की मात्रा 1 ppm से कम होती है, यदि किसी पौधे के शुष्क भार में किसी पोषक तत्व की मात्रा 1 ppm से कम होती है, तो अपने उसको क्या बोल देते हैं? अति सूक्ष्म पोषक तत्व बोल देते हैं, अल्ट्रा माइक्रोन्यूट्रिएंट बोल देते हैं। और अगर मैं बात करूं कि 1 किलो शुष्क भार में मात्रा 1 मिलीग्राम से कम होती है, तो देखो, यहां 1 किलो में 1 ग्राम की बात चल रही थी, यहां 1 किलो में 1 मिलीग्राम की बात चल रही है। पौधे के शुष्क भार के अनुसार जिस तत्व की सांद्रता बहुत कम होती है उसको अपने अल्ट्रा माइक्रोन्यूट्रिएंट अति सूक्ष्म पोषक तत्व बोलते हैं। निकोलस ने यह अवधारणा दी थी ना। तो 1 ppm से शुष्क भार में 1 ppm से कम है, या फिर 1 किलो शुष्क भार में 1 मिलीग्राम से कम है। और अगर आपसे प्रतिशत में पूछ लिया जाए तो प्रतिशत में बोलोगे कि अगर मात्रा 0.0001% से कम है तो हम उसको क्या बोलेंगे? अति सूक्ष्म पोषक तत्व। जितने तरीके होने चाहिए उतने तरीके मैंने आपको बता दिए। इससे ज्यादा एग्जामिनर भी नहीं सोचेगा कि मैं किस कैलकुलेशन से माइक्रोन्यूट्रिएंट वृहद पोषक तत्व, माइक्रोन्यूट्रिएंट यानी सूक्ष्म पोषक तत्व, और अल्ट्रा माइक्रोन्यूट्रिएंट अति सूक्ष्म पोषक तत्व पूछेगा तो कहीं ना कहीं इनमें से किसी तरीके से पूछेगा। वो सारे तरीके मैंने आपको बता दिए। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो लाइक पे कंजूसी मत करिए और शेयर पे भी कंजूसी मत करिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब के लिए जाइए। निम्न में से अर्ध आवश्यक तत्व है क्वासी एलिमेंट। देखिए, हमने क्या है? सोडियम, सिलिका और वेनेडियम, और ये जो अपने हैं सोडियम है, सिलिका है, वेनेडियम है और कोबाल्ट है, इनको हमने लाभदायक तत्व माना। हमने इनको लाभदायक तत्व माना। लेकिन सिलिका के केस में क्या होता है? सिलिका कुछ पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व की तरह काम करता है, कुछ में नहीं करता है। कुछ में आवश्यक तत्व की तरह, आवश्यक पोषक तत्व की तरह काम करता है, कुछ के अंदर ही, सभी के अंदर नहीं, कुछ एक के अंदर आवश्यक पोषक तत्व की तरह काम करता है। हो सकता है आपने पढ़ा होगा गन्ने में फ्रैंकलिन विकार, गन्ने का जो फ्रैंकलिन विकार होता है वो सिलिका की कमी से होता है।
लाभदायक पोषक तत्वों की कमी से कभी कोई विकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जीवन जीने के लिए तो जरूरी नहीं है। उनकी कमी से कोई असामान्य स्थिति तो उत्पन्न ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन सिलिका की कमी से गन्ने में फ्रैंकलिंग क्यों हो गया? हो सकता है वो गन्ने के लिए क्या हो, जरूरी हो। तो सिलिका है वो कुछ फसलों के लिए, कुछ पौधों के लिए क्या होता है, मतलब आवश्यक होता है। लाभदायक के साथ साथ आवश्यक, सोडियम लाभदायक, सिलिका लाभदायक, वेनेडियम लाभदायक, कोबाल्ट लाभदायक, बट सिलिका कुछ के लिए आवश्यक का भी काम करेगा। जैसे किसके लिए कर रहा है, गन्ना। इस तरह से कुछ एक पौधे होते हैं जिनके लिए सिलिका है वो आवश्यक की तरह काम करता है, बाकी के लिए लाभदायक का काम करता है। तो अर्ध आवश्यक पूछा इन्होंने, यानी क्वासी एलिमेंट पूछा है, सेमी एसेंशियल पूछा है। अर्ध आवश्यक को अपने क्वासी एलिमेंट्स या सेमी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी बोलते हैं। यह बात एपिस्टीन और ब्लूम ने कही थी। यूएसए के दो साइंटिस्ट थे, एक तो थे एपिस्टीन और दूसरे थे ब्लूम। इन दोनों ने कहा था कि जो सिलिका है वो कौन सा है, अर्ध आवश्यक पोषक तत्व है। तो चौथे का जो राइट आंसर जिन स्टूडेंट ने ए दिया है वही राइट है। और मैं देख रहा हूं आधे से ज्यादा स्टूडेंट ने गलत दिया है, जैसे राकेश सारन, अविनाश, है ना, तो और प्रकाश मीना, इन्होंने गलत आंसर, सॉरी ए सोडियम है, सी ऑप्शन ही राइट होगा। इन्होंने सही आंसर दिया, यहां ए सोडियम है, मैंने सोचा सिलिका है, सोडियम है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जो अर्ध आवश्यक पोषक तत्व है वो कौन सा है, सिलिका है, ठीक है। राइट आंसर कौन सा होगा, सी। अब जैसे विनोद कासरिया, है ना, इनका आंसर गलत आ रहा है, प्रकाश मीना का गलत आ रहा है, बाकी अभिषेक लोधी, कांत रवि, ठीक है, हिमानी, अभिषेक, ये सब इनके आंसर से ही आ रहे हैं। तो अर्ध आवश्यक पोषक तत्व कौन सा होगा, सिलिका। अर्ध आवश्यक पोषक तत्व सिलिका, क्वासी एलिमेंट सिलिका, है ना। क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा के पूछ ले कि ऐसा कौन सा लाभदायक पोषक तत्व है जो गन्ने के लिए आवश्यक है, बात तो वो की वही कर रहा है अगला, सिलिका। अर्ध आवश्यक कौन सा है जी, सिलिका। क्वासी एलिमेंट्स कौन सा है जी, सिलिका। सेमी एसेंशियल कौन सा है जी, सिलिका। गन्ने में फ्रैंकलिंग विकार कौन से तत्व की कमी से होता है, सिलिका। तो सिलिका है वही अर्ध आवश्यक पोषक तत्व की श्रेणी में आता है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। गुड मॉर्निंग सर, है ना, गुड मॉर्निंग भी। नेक्स्ट है, निकिल को आवश्यक पोषक तत्वों में कब शामिल किया गया था। ज्यादातर स्टूडेंट को क्वेश्चन आता है, इसका आंसर भी आता है, लेकिन थोड़ा सा अपने डिस्कस करेंगे। ऑप्शन है 2010, बी ऑप्शन है 2011, सी ऑप्शन है 1999 और डी ऑप्शन है 2000। फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा, फिर मैं आपको थोड़ा सा इसको डिटेल में बताता हूं। फटाफट आंसर दीजिए भी। निकिल को आवश्यक पोषक तत्वों की श्रेणी में कब रखा गया था। जय हिंद। कांत रवि 2010, कीर्ति पारिक ए, पिंकी गुड मॉर्निंग भाई, अरुण बिश्नोई सी आंसर, बेनीवाल सी आंसर, बंटी बी आंसर, वर्तिका गुड मॉर्निंग, हिमानी अलावत सी, है ना। अब देखो थोड़ा सा गौर करो, निकिल जो है उसको पोषक तत्वों की श्रेणी में शामिल किया गया था। निकिल धातु के रूप में तो बहुत पहले ही खोजा जा चुका था, 17वीं शताब्दी में खोजा जा चुका था, लेकिन निकिल एक पोषक तत्व है, इस बात की खोज हुई थी 1987 में। निकिल एक पोषक तत्व, पहला क्वेश्चन आप याद कर लीजिए, मैंने कहा पोषक तत्व और आवश्यक पोषक तत्व दो अलग अलग बातें हैं। पोषक तत्व और आवश्यक पोषक तत्व है वो दो अलग अलग बातें हैं। पौधा जो भी पोषण में ग्रहण करता है वो सब पोषक तत्व है, लेकिन जिनके बगैर जिंदा नहीं रह सकता वो कौन सा, आवश्यक। तो मैं ये बोल रहा हूं इसको पोषक तत्वों की श्रेणी में कब रखा गया, 1987। निकिल एक पोषक तत्व है, ये बात ब्राउन ने, किसने कहा, ब्राउन ने कहा था, कौन से सन में, 1987 में। और 2010 के अंदर इसको एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट यानी आवश्यक पोषक तत्वों की श्रेणी में रखा गया था। तो जिन स्टूडेंट का आंसर ए है वो ही राइट है, जिन स्टूडेंट का आंसर ए है वो राइट है, यानी जिन्होंने आंसर दिया है 2010 वो ही राइट है। तो निकिल को आवश्यक पोषक तत्वों की श्रेणी के अंदर कौन से सन में रखा गया था, 2010 के अंदर रखा गया था। लेकिन आपसे पूछ ले निकिल एक पोषक तत्व है, ये किसने खोजा, ये ब्राउन ने। निकिल को पोषक तत्व कब माना गया, 1987 में, और आवश्यक पोषक तत्व कब माना गया था, 2010 के अंदर माना गया था। ये आपके लिए कंफ्यूजिंग हो सकता था, इसीलिए आपको आपके इसमें क्वेश्चन शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से गलत कथन चुनना है। ये कथन चुनने वाले बड़े शानदार होते हैं, इनमें थोड़ा सा ताकत लगती है आंसर देने में और समय भी लगता है। तो अपने बात करते हैं और आपको आंसर देना है, ढंग से पढ़ के आंसर देना है, समय लगे कोई बात नहीं है। मृदा में गतिशील पोषक तत्व, मोबाइल न्यूट्रिएंट्स। देखो मृदा में जो पोषक तत्व है हम उनको तीन भागों में वर्गीकृत कर लेते हैं। मृदा में गतिशील, कम गतिशील और अगतिशील। गतिशील, कम गतिशील और अगतिशील। देखो मिट्टी में गतिशीलता का मतलब क्या, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो।
जो पानी में घुलनशील है वो गतिशील है, क्योंकि पौधा पोषक तत्व किस अवस्था में लेगा, घुलनशील अवस्था में। तो जो पानी में घुलनशील है वो गतिशील है, जाहिर सी बात है, मतलब पानी में घुलकर इधर उधर मूवमेंट करेगा, पौधा उसको ग्रहण कर लेगा। जो गतिशील होते हैं उनको पौधे आसानी से प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जो गतिशील होते हैं उनकी एक समस्या भी होती है, पानी के साथ घुलकर उनका नुकसान निक्षालन से भी हो जाता है। जो गतिशील होते हैं उनका यह नुकसान भी होता है कि वो पानी के साथ वाटर सोल्यूबल होकर निक्षालन से नीचे भी चले जाते हैं, ये इनका नुकसान है। जो कम गतिशील होते हैं इनका मतलब पानी में कम घुलते हैं, इसलिए क्या है, कम गतिशील है, पौधों को धीरे धीरे प्राप्त होते हैं, लेकिन निक्षालन से इनके नुकसान होने के चांसेस नहीं होते। वहीं पे अपने बात करें मृदा में अगतिशील, यानी जो इमोबाइल होते हैं, इनको आप मिट्टी में दे दोगे, जहां है वहां स्थिर हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे, पानी में घुलते नहीं है। इनकी समस्या है ये पौधों को कम मिलते हैं, इसलिए हमें क्या करना पड़ा, थोड़ी ताकत लगानी पड़ती है कि ये पानी के साथ घुले और पौधे को मिल जाए, ये उनका गुण होता है। तो ये 3 कैटेगरी है। और जो ऊपर वाली कैटेगरी है उसमें से कई बहुत ज्यादा भी गतिशील होते हैं, बहुत ज्यादा पानी में घुलते हैं, और जो बहुत ज्यादा पानी में घुलते हैं फिर उनका निक्षालन से नुकसान भी बहुत होता है। इन तीनों कैटेगरी को देखो, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। ये पानी में गतिशील, मृदा में गतिशील है, यानी पानी में बहुत ज्यादा घुलनशील है। ऐसे पोषक तत्वों को खेत में एक साथ नहीं दे देना चाहिए। एक साथ दे दोगे तो जितना पौधा लेना वो तो ले लेगा, बाकी निक्षालन से लीच डाउन हो जाएंगे, नुकसान बहुत होता। और इन पोषक तत्वों को आप एक साथ दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनकी तो समस्या ये गतिशील ही नहीं है, स्थिर हो जाते हैं, पौधों को मिलते नहीं। इनके लिए तो आपको जुगाड़ ये करना पड़ेगा कि कैसे इनकी गतिशीलता बढ़ाई जाए और कैसे इनका काम चलाया जाए। अब देखो, ज्यादातर स्टूडेंट का आंसर डी आ रहा है, डॉक्टर विकास वर्मा डी है ना, संजय डी, जितेंद्र डी, ठीक है। अब देखो मृदा में गतिशील कौन कौन से है, नाइट्रोजन की नाइट्रेट अवस्था, सल्फर, बोरॉन, क्लोरीन, मैग्नीज। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ये बिल्कुल सही है। बी स्टेटमेंट की तरफ चले, मृदा में कम गतिशील, लेस मोबाइल में नाइट्रोजन की अमोनिया अवस्था, पोटास अवस्था, कैल्शियम, मैग्नीशियम और कॉपर, ये भी मृदा में कम गतिशील में आते हैं। ये स्टेटमेंट भी ठीक है, इसमें भी किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। सी ऑप्शन देखते हैं, मृदा में अगतिशील पोषक तत्व तो इमोबाइल, डाइहाइड्रेट फास्फेट, मोनोहाइड्रेट फास्फेट, जिंक, एक और लिख लेते हैं अपने यहां पे फास्फेट, डाइहाइड्रेट फास्फेट, मोनोहाइड्रेट फास्फेट और फास्फेट और जिंक, ये मृदा में अगतिशील है। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। मृदा में बहुत गतिशील पोषक तत्व, बहुत ज्यादा गतिशील, नाइट्रेट बहुत ज्यादा गतिशील है, लेकिन पोटास तो कम गतिशील में है। बोरॉन है, ये ठीक है गतिशील है, लेकिन जिंक तो अगतिशील है। वहीं पे अगर अपने मैग्नीज की बात करें गतिशील, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, कुछ गतिशील है कुछ नहीं है, तो ये स्टेटमेंट ही गलत है। जिन स्टूडेंट ने राइट आंसर डी दिया है उन स्टूडेंट का आंसर क्या है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सटीक है। गुरु पूर्णिमा पर प्रणाम गुरुजी, हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं हमेशा ही विश करूंगा कि आप जिस मकसद से तैयारी कर रहे हैं वो आपका मकसद पूरा हो। जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम को आप फाइट करें, जीवन में हमेशा ग्रोथ करें, और उसी में हमारी खुशी है और इसी में आपकी और आपके परिवार की खुशी है। तो सभी को हाथ जोड़ के हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। अब देखो, निम्न में से गलत कथन अपने को चुनना था, राइट आंसर कौन सा होगा, डी ऑप्शन यहां पर आपका राइट होगा। अब हम कुछ फैक्टफुल बातें कर लेते हैं जो आपके लिए ज्यादा काम की है। देखो, नाइट्रोजन होता है, इसको पौधे 2 अवस्थाओं में ले सकते हैं, या तो नाइट्रेट या फिर अमोनिया। दुनिया का हर पौधा नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ले सकता है। गौर से सुनना, दुनिया का हर पौधा नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ले सकता है, लेकिन अमोनिया के फॉर्म में अगर फसलों में बात करें तो सिर्फ और सिर्फ कौन लेता है, धान और जूट। धान और जूट ही ऐसे पौधे हैं जो नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में ले सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि वो नाइट्रेट अवस्था में नहीं लेंगे। नाइट्रेट में तो लेंगे ही लेंगे, बट वो अमोनिया अवस्था में भी ले सकते हैं, लेकिन बाकी पौधे अमोनिकल फॉर्म में नहीं ले सकते हैं। सिर्फ कौन सी अवस्था में ले सकते हैं, नाइट्रेट। ध्यान रखिएगा कैसे, देखो नाइट्रेट जो होता है वो हमेशा ऑक्सीकृत क्षेत्र से लिया जाता है। इसके पीछे भी थोड़ी सी कहानी है, देखो उसकी अपने बाद में बात करेंगे, ठीक है, जब भी अपने पोषक तत्व पढ़ेंगे। नाइट्रेट है वो हमेशा ऑक्सीकृत अवस्था से ली जाती है, जहां तक ऑक्सीजन पहुंचती है, जहां तक क्या है, मृदा वायु पहुंचती है, ठीक है, वहां तक अपने क्या है, पौधा नाइट्रेट ले सकता है। जहां पर वायु नहीं पहुंच सकती वहां पर नाइट्रेट पौधा ले ही नहीं सकता है। वहां पे अगर कोई पौधा ले सकता है तो अमोनिया, अगर उसमें अमोनिया लेने की क्षमता है, नहीं है तो वो नहीं ले सकता है, ठीक है, क्लियर है, ये ध्यान रखना।
अब देखो धान और जूट में पानी खड़ा रहता है, पानी खड़ा रहता है तो उसमें गहराई के अंदर क्या है, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, हवा नहीं पहुंचेगा। अगर आप उसके गहराई में अमोनिया दे देते हो तो वो पौधा उसको किस रूप में ग्रहण कर लेगा, अमोनिया रूप में ग्रहण कर लेगा। कौन सी अवस्था में ग्रहण कर लेगा, अमोनिया में। अगर आपने अमोनिया को ऊपर दे दिया तो अमोनिया किसमें बदलेगा, नाइट्राइट में, और फिर किसमें बदलेगा, नाइट्रेट में, और पौधा किस रूप में ग्रहण करेगा, नाइट्रेट में ही ग्रहण करेगा। ऑक्सीकृत अवस्था में आप चाहे अमोनिया दे दो, चाहे नाइट्रेट दे दो, चाहे अमोनिकल उर्वरक दे दो, चाहे नाइट्रेट उर्वरक दे दो, वो पौधा लेगा कौन सी अवस्था में, नाइट्रेट अवस्था में ही लेगा। लेकिन अगर आपने अमोनिया को अनऑक्सीकृत क्षेत्र में दिया है, ऑक्सीजन होगी नहीं, ये नाइट्रेट में बदलेगा नहीं, और पौधा सिर्फ कौन सी अवस्था में ले सकता है, अमोनिकल अवस्था में ले सकता है। और ये क्षमता सिर्फ दो के पास है, किसके पास, धान व जूट। धान व जूट की फसल है, लेकिन आपने इसको अमोनिकल अवस्था, सॉरी अमोनिया है, उसको आपने ऑक्सीकृत अवस्था में दे दिया, यानी जहां ऑक्सीजन पहुंचती है वहां दे दिया, तो भी ये धान जूट फिर तो नाइट्रेट में ही लेंगे। इसलिए आपने ये पढ़ा होगा, धान जूट में अमोनिकल उर्वरक गहरा प्रतिस्थापित करते हैं, जमीन में गहराई के अंदर दिया जाता है। जो धान और जूट है, पेडी और जो जूट है, उसके अंदर अमोनिकल जो उर्वरक है वो गहराई में दिया जाता है, गहरा प्रतिस्थापन किया जाता है। क्लियर है। बाकी सारे पौधे, चाहे धान जूट है, चाहे कोई सा भी पौधा है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट अवस्था में तो लेते ही लेते हैं। धान और जूट में अनऑक्सीकृत अवस्था से अमोनिकल फॉर्म में ही लिया जा सकता है, ये इसकी स्पेशलिटी होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर पे तो हम पहले पहुंच चुके थे, डी। यहां पे एक चीज और देखिए, ये डाइहाइड्रेट फास्फेट है, ये मोनोहाइड्रेट फास्फेट है, और ये कौन सा है, फास्फेट है। फास्फोरस की तीन अवस्थाएं होती है और तीनों की तीनों ही मृदा में अगतिशील होती है। इसीलिए मिट्टी के अंदर आप फास्फोरस घोलने वाले जीवाणु, फास्फोरस घोलने वाले कवक और फास्फोरस घोलने वाले माइकोराइजा को काम में लेते हैं। क्लियर है। क्योंकि इनकी समस्या क्या, मैंने कहा था इनकी समस्या तो ये मिट्टी में फिक्स हो जाते हैं और पौधे इनको ग्रहण ही नहीं कर पाते, यानी मिट्टी में स्थिर हो जाते हैं। तो इनमें हलचल पैदा कर रही है, तो इनको घोलने वाले कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो इनको पानी में फटाफट घोल देते हैं, जिससे पौधा इनको फटाफट ग्रहण कर लेता है। वो अपने जब भी बाद में पढ़ेंगे तब अपने डिस्कस करेंगे। ठीक है। ये जो अवस्था है डाइहाइड्रेट अवस्था है, ये हमेशा कौन सी मृदाओं में ली जाती है, अम्लीय मृदाओं में। फास्फेट है, ये कौन सी अवस्थाओं में, मृदाओं में ली जाती है, सारिया में। और ये जो मोनोहाइड्रेट फास्फेट है, ये कौन सी मृदाओं में ली जाती है, उदासीन मृदाओं के अंदर ली जाती है। ये भी फिर कभी अपने बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन में, निम्न में से बेमेल चुनिए। इनमें से कौन सा मेल नहीं खा रहा है, यानी स्टेटमेंट ठीक नहीं है, कथन सही नहीं है, सिंपल बात है ना। पौधों में अधिक गतिशील, वो मृदा में गतिशील थे, मिट्टी के अंदर मूवमेंट था उनका, मिट्टी में गतिशीलता थी। समझ पा रहे हैं क्या आप? सर सब्जेक्ट वाइज लाइव क्लास को स्टार्ट करो, है ना। सब्जेक्ट वाइज भी करेंगे, क्लासों का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है ऑनलाइन का ना, जैसे टाइम मिलता है उस हिसाब से क्लास ले ली जाती है। कोशिश करेंगे आप तो कुछ बेहतर दें, है ना। देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से बेमेल चुनिए। पौधे में अधिक गतिशील, हाईली मोबाइल, पौधे में, पीछे हम मृदा में बात करें, पौधे में पोषक तत्व जाने के बाद कौन सा ज्यादा गतिशील है। ए ऑप्शन में अपने जो है वो अधिक गतिशील दिया हुआ है एनपीके। पौधे में कम गतिशील, लेस मोबाइल, सल्फर, आयरन, मैग्नीज, क्लोरीन, मोलिब्डेनम, कॉपर दिया हुआ है। पौधे में अगतिशील, इमोबाइल दिया हुआ कैल्शियम और बोरॉन। पौधे में मध्यम गतिशील, मॉडरेट मोबाइल दिया हुआ है वो सिलिका दिया हुआ। पौधे में गतिशीलता के आधार पर दिए हुए हैं। राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन स्टूडेंट राइट दे रहे हैं आंसर। ठीक है, श्री राम, डॉक्टर विकास, पराग राजपूत, विशाली सिंह, राहुल वर्मा, अजय कुमार, राकेश, जेबी। ठीक है। देखो पौधे में जो मध्यम गतिशील होता है, मॉडरेट मोबाइल होता है, वो कौन सा होता है? जिंक होता है, सिलिका नहीं होता है। यह स्टेटमेंट ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पौधे में अधिक गतिशील एनपीके ही होता है, कम गतिशील लेस मोबाइल, सल्फर, आयरन, मैग्नीज, क्लोरीन, मोलिब्डेनम, कॉपर ही होता है। और पौधे में जो अगतिशील होता है वो कैल्शियम और बोरॉन होता है। गतिशीलता का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ऐसे पोषक तत्व जो पौधे में बहुत जल्दी जल्दी मूवमेंट करते हैं, जो जल्दी मूवमेंट करते हैं, वो हमेशा क्या ध्यान रखते हैं इस बात का कि जो नई वृद्धि है उस तक वो पहले पहुंचे और पुरानी वृद्धि पर बाद में पहुंचे। जो अधिक गतिशील होते हैं उनकी गति बहुत होती है, उनमें कोई दिक्कत ही नहीं है ना, बहुत एक्टिव होते हैं, तो वो सबसे पहले नई वृद्धि को पहुंचाते हैं। नई वृद्धि शीर्ष में होती है,
और शीर्ष में तो वही पहुंचेगा पहले जिसकी गतिशीलता क्या है, ज्यादा। तो जो ज्यादा गतिशील है वो शीर्ष में पहले पहुंचेंगे, नई वृद्धि में पहले पहुंचेंगे, और अधिक गतिशील के लक्षण जल्दी से नई वृद्धि पर नहीं आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट और ये बहुत कम आप लोग सुनते हैं, आप ये बहुत कम सुनते हैं, ठीक है। मैंने कहा जो बहुत गतिशील होता है, बहुत गतिशील है, लेगा फटाफट नई वृद्धि तक, शीर्ष में पहुंच जाएगा। और आपको ही पता है कि जो नई वृद्धि शीर्ष होता है वो किसका रूप होता है, नई वृद्धि का होता है। इसलिए अधिक गतिशील जो होते हैं, अधिक जो गतिशील होते हैं उनकी कमी के लक्षण पुरानी पत्तियों पर, ओल्ड लीफ पे दिखते हैं। जो अधिक गतिशील होते हैं उनकी कमी के लक्षण निचली यानी पुरानी पत्तियां, निचली पत्तियों को हम क्या मान के चलते हैं, पुरानी पत्तियां मान के चलते हैं। तो अधिक गतिशील के लक्षण जो है वो पुरानी पत्तियों पर दिखते हैं। जो कम गतिशील होते हैं वो क्या है, फटाफट नई वृद्धि पर पहुंच नहीं पाते हैं, जो कम गतिशील होते हैं। और जो कम गतिशील होते हैं उनकी कमी के लक्षण नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं। जो कम गतिशील होते हैं, नई पत्तियों पर जो कम गतिशील होते हैं। जो अधिक गतिशील होते हैं उनकी कमी के लक्षण किस पे दिखाई देते हैं, पुरानी, पुरानी बोले तो निचली पत्तियां। जो मध्यम गतिशील होते हैं, मध्यम गतिशील जो होते हैं जिनकी कमी के लक्षण नई व पुरानी दोनों पत्तियों पर दिखाई देते हैं, उसको हम मध्यम गतिशील की श्रेणी में रखते हैं। और मध्यम गतिशील सिर्फ एक ही है, वो कौन सा है, जिंक। यानी ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जिसकी कमी के लक्षण नई व पुरानी दोनों प्रकार की पत्तियों पर दिखाई देते हैं, तो वो जिंक है। और उसको हम क्या बोलते हैं, मध्यम गतिशील बोलते हैं। और जो अगतिशील होता है वो जल्दी से कहां नहीं पहुंच पाएगा, शीर्ष पे। तो शीर्ष पे अगर उसकी कमी हुई तुरंत लक्षण प्रकट हो जाएगा। तो अगतिशील जो होता है वो लक्षण कहां प्रकट करता है, शीर्ष पे। और अगतिशील में कौन सा आता है, अगतिशील में बोरॉन और कैल्शियम आता है। इनकी कमी के लक्षण हमेशा एपिकल शीर्ष भाग में दिखाई देते हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखो मैं आपको 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूं। मर्दा के अंदर सबसे ज्यादा गतिशील, ये पौधों में गतिशीलता की बात चल रही थी, पीछे वाले क्वेश्चन को रिवाइज कर रहा हूं। जो पौधे मर्दा में बात कर रहा हूं, मर्दा में सबसे ज्यादा गतिशील होता है नाइट्रोजन की नाइट्रेट अवस्था, नाइट्रोजन की नाइट्रेट अवस्था। ऑप्शन आ जाए एनपीके इस तरह से तब तो बोलोगे नाइट्रेज। और अवस्था की बात आ जाए, सॉरी, जब पोषक तत्वों की बात आ जाए नाइट्रोजन फास्फोरस इस तरह से, तब तो बोलोगे मिट्टी में सबसे ज्यादा गतिशील है वो कौन सा है, नाइट्रोजन। और तब फॉर्म पूछ ली जाए नाइट्रोजन की कौन सी फॉर्म है वो सबसे ज्यादा गतिशील है, तो वो कौन सी है, नाइट्रेट। सबसे ज्यादा गतिशील कौन सी है, नाइट्रेट है। और मर्दा के अंदर जो सबसे कम गतिशील होता है वो फास्फोरस। मर्दा में सबसे कम गतिशील होता है वो कौन सा होता है, फास्फोरस। फास्फोरस की तीनों ही फॉर्म जो मैंने बताई थी, डाइहाइड्रेट फास्फेट, मोनोहाइड्रेट फास्फेट और फास्फेट। मिट्टी में सबसे कम गतिशील यानी मिट्टी में अगतिशील, सबसे ज्यादा अगतिशील कौन सा है, फास्फोरस। और सबसे ज्यादा गतिशील कौन सा है, नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन की कौन सी अवस्था है, नाइट्रेट। मर्दा में सबसे ज्यादा गतिशील तत्व नाइट्रोजन, कौन सी अवस्था, नाइट्रेट। मर्दा में सबसे अधिक अगतिशील फास्फोरस, कौन सी अवस्था, तीनों ही, डाइहाइड्रेट फास्फेट, मोनोहाइड्रेट फास्फेट और फास्फेट। पौधों में सबसे अधिक गतिशील, पौधों में भी सबसे अधिक गतिशील नाइट्रोजन ही है। पौधों में सबसे अधिक गतिशील नाइट्रोजन ही है। और पौधों में सबसे कम गतिशील यानी सबसे अधिक अगतिशील, पौधों में सबसे अधिक अगतिशील कैल्शियम है। पौधों में सबसे अधिक अगतिशील कैल्शियम और मर्दा में सबसे अधिक अगतिशील फास्फोरस। लेकिन मर्दा और पौधों दोनों के अंदर सबसे अधिक गतिशील कौन सा होता है, नाइट्रोजन। समझ में आया तो फटाफट लाइक करिए, है ना, लाइक में कंजूसी न रखिए। नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। ट्रिप्टोफान संश्लेषण में सहायक है। ट्रिप्टोफान जानते हो क्या, ट्रिप्टोफान क्या होता है, ऑक्सीजन का अग्रक और एक एमिनोमल भी है। ऑक्सीजन तो नाम सुना होगा आपने, ऑक्सीजन एक हार्मोन है ना। ऑक्सीजन का जो प्रीकर्सर है, ऑक्सीजन का जो अग्रक है वो कौन होता है, ट्रिप्टोफान होता है। और यहां पूछा है ट्रिप्टोफान संश्लेषण में सहायक है, या फिर आपसे पूछ लेते हैं कि ऑक्सीजन के संश्लेषण में सहायक है, एक ही बात होती तो फटाफट आंसर कीजिए। ए ऑप्शन है जिंक, बी ऑप्शन है निकल, सी ऑप्शन है कॉपर और डी ऑप्शन है सिलिका। फटाफट बताइए। भी देखो सिलिका एक लाभदायक तत्व है, कुछ पौधों के लिए आवश्यक भी है, जैसे मैंने बताया गन्ने के लिए ये वैसे ही काम करता है लगभग जैसे पोटास काम करता है। ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है, जल अवशोषण को बढ़ाता है, जल संतुलन को मेंटेन करने का काम करता है। इस तरह के काम सिलिका के होते हैं। कॉपर जो है वो केरोटीन बनाता है। केरोटीन एक क्या है, वर्णक भी है और एक विटामिन ए भी है। वास्तव में विटामिन ए तो रेटेनॉल होता है, लेकिन रेटेनॉल का जो प्रीकर्सर होता है वो कौन सा होता है, केरोटीन, यानी विटामिन ए ही मान सकते हो इसको।
तो केरोटीन, कॉपर क्या बनाता है? केरोटीन। केरोटीन एक वर्णक है, कौन से रंग के लिए उत्तरदायी है? पीले रंग। तो पीले रंग के फलों में केरोटीन ज्यादा पाया जाता है, यानी विटामिन ए की प्रधानता पाई जाती है। वास्तव में विटामिन ए क्या है? रेटिनॉल है, और रेटिनॉल का जो प्रीकर्सर है वो केरोटीन है, और केरोटीन रेटिनॉल की तरह ही काम करता है, यानी विटामिन ए की तरह ही काम करता है, ये ध्यान रखना है। कॉपर जो है वो आयरन के अवशोषण को भी बढ़ाता है, ये भी इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉपर है वो आयरन के अवशोषण को भी बढ़ाता है। नेक्स्ट अपने बात करें निकिल की, तो निकिल है वो यूरियज एंजाइम बनाता है, यूरियज एंजाइम को एक्टिवेट करता है, जिससे क्या है जो पौधे हैं उनके अंदर जनरली जो भी नाइट्रोजन उपापचयी क्रियाएं होती है वो संपन्न होती है। निकिल की ये विशेषता रहती है। इसकी खोज 1987 में पादप पोषक तत्वों के रूप में और 2010 में इसको आवश्यक पोषक तत्वों की श्रेणी में रखा गया। क्वेश्चन क्या था? ट्रिप्टोफान संश्लेषण। ट्रिप्टोफान किसका अग्रक है? ऑक्सिन का अग्रक है। तो ट्रिप्टोफान का संश्लेषण कौन करता है? जिंक। तो 8वें क्वेश्चन का जिन स्टूडेंट ने ए आंसर दिया है वो ही राइट है। गजेंद्र राइट आंसर है, सागर राइट आंसर है, बेनीवाल सुमन राइट आंसर है ना, सुनील राइट आंसर है, सागर राइट आंसर है। ठीक है, तो जिनका ए आंसर है वो ही राइट आंसर है। नेक्स्ट अपने चले अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? औद्योगिक अमोनिया कौन सी विधि से बनाई जाती है? औद्योगिक अमोनिया कौन सी विधि से बनाई जाती है? ए ऑप्शन है हरमन हेनरी जेल मेथड, बी ऑप्शन है मार्टिनस बिजरंकी मेथड, सी ऑप्शन है टोटल रिसाइकल प्रोसेस, और डी ऑप्शन है हेबर बोस्क मेथड। हेबर बोस्क मेथड। देखिए ध्यान रखिए, वातावरण में नाइट्रोजन की कोई कमी नहीं है। वातावरण में जो नाइट्रोजन है वो 78.08% है। आप चाहे उर्वरक बना रहे हैं, चाहे आप और किसी तरीके से नाइट्रोजन को उपलब्ध अवस्था में ला रहे हैं, चाहे नाइट्रेट अवस्था में ला रहे हैं, चाहे अमोनिकल अवस्था में लेके आ रहे हैं, चाहे आप नाइट्रेट अवस्था में ला रहे हैं, चाहे अमोनिकल अवस्था में, स्रोत क्या होगा? वायुमंडलीय नाइट्रोजन। स्रोत क्या होगा? वायुमंडलीय नाइट्रोजन। अगर क्या है इस वायुमंडलीय नाइट्रोजन, ये वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है वो अकार्बनिक है, गैसीय अवस्था है, इधर उधर घूमती फिरती रहती है, स्थिर नहीं है, यौगिक नहीं है, इस वजह से पौधे को मिलती नहीं है। अगर हम इसको स्थिर कर दें, यौगिक बना दें, यानी नाइट्रेट में बदल दें या अमोनियम में बदल दें, तो ये यौगिक है, स्थिर है, पौधों के काम आ जाएगी, इधर उधर भाग दौड़ नहीं करेगी, फिर स्थिर हो जाएगी। इसको स्थिर करना ही स्थिरीकरण कहलाता है, इसको फिक्स करना ही फिक्सेशन कहलाता है। अगर ये काम करते हैं सूक्ष्म जीव, अगर सूक्ष्म जीव की मैं बात करूं तो राइजोबियम, एजेक्टोबैक्टर, एजिसोपाइरलम, बिजरंकी, है ना, कोलेस्ट्रिडम, ये इस तरह के सूक्ष्म जीव है जो वातावरण की नाइट्रोजन को, समतंत्र नाइट्रोजन को, अस्थिर नाइट्रोजन को स्थिर नाइट्रोजन में बदल देते हैं, जिसको नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहा जाता है। लेकिन नाइट्रोजन स्थिरीकरण तो और भी तरीके से हो सकती है, लेकिन आपको इसको बोलना चाहिए जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहेंगे। अगर सूक्ष्म जीव ऐसा काम कर रहे हैं तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहेंगे। कई बार क्या है, बारिश के समय बिजली कड़कती है, उस समय भी नाइट्रोजन जल के साथ क्रिया करके या ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके और वो किसमें बदल जाता है? अब देखो जल की बात करें H2O, इसमें से ये H के साथ क्रिया करेगा तो अमोनिया बना लेगा, O के साथ क्रिया करेगा तो नाइट्रेट बना लेगा। बिजली कड़कने पे जल का अणु टूट जाता है, हाइड्रोजन में टूट जाता है और हाइड्रोक्सिल में टूट जाता है। नाइट्रोजन इसका फायदा उठा लेता है, अगर हाइड्रोजन के साथ क्रिया करता है तो अमोनियम बना लेता है, और जो ऑक्सीजन बचेगा उसके साथ क्रिया कर लेगा तो क्या बना लेगा? नाइट्रेट बना लेगा। ये प्रक्रिया आपको देखने को मिलती है, तो उसको हम फिजियोकेमिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, यानी भौतिक रासायनिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहा जाता है। और उद्योग वाले पता है क्या करते हैं, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन होती है उसको हाइड्रोजन के साथ मिक्स करते हैं। वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन होती है उसको हाइड्रोजन के साथ मिक्स करते हैं एक खतरनाक चैम्बर में, एक बहुत ही मजबूत चैम्बर के अंदर, जिसमें आयरन है वो उत्प्रेरक की तरह काम करता है, कैटालिस्ट की तरह काम करता है। तो जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है इनको उच्च ताप पर यानी 600 डिग्री सेल्सियस पर और उच्च दाब पर रखा जाता है, जिससे वो अमोनियम में बदल जाती है और उसी से सारे के सारे उर्वरक तैयार किए जाते हैं। तो उर्वरक तैयार करने के लिए भी नाइट्रोजन तो वायुमंडल से ही ली जाती है। हम कुछ नहीं पैदा कर सकते, हम तो रूप बदल सकते हैं, जो इस प्रकृति में उपस्थित है उसका रूप बदल सकते हैं, बना कुछ नहीं सकते हैं। तो ये जो मेथड मैंने बताया है कि वायुमंडल की नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को पकड़ा, एक खतरनाक चेंबर, टाइट चेंबर है ना, जो बहुत मजबूत है, उसमें रखा, बहुत ज्यादा तापमान 600 डिग्री सेल्सियस तापमान दिया और बहुत ज्यादा दाब दिया, जिससे वो अमोनियम में चेंज हो जाएगा, जिससे अपने अमोनिकल और नाइट्रेट उर्वरक बना लेते हैं। ये मेथड दिया था
हेबर बॉस्क ने दिया था, इसलिए इसको हेबर बॉस्क मेथड बोलते हैं। तो औद्योगिक जो अमोनिया बनती है, औद्योगिक में ही तो, उद्योगों में तो बनती है। इस औद्योगिक अमोनिया कौन सी विधि से बनता है? तो हेबर बॉस्क मेथड से बनता है। जिन स्टूडेंट का राइट आंसर डी है वो ही राइट है, बाकी सब गलत है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने ए भी आंसर दे रखा है, कुछ ने सी भी दे रखा है। तो हेबर जो बॉस्क है, उन्होंने उद्योगों में अमोनिया है वो कैसे बनाई जाती है वो सबसे पहली बार बताया था, इसलिए इसको हेबर और बॉस्क के दो साइंटिस्ट थे, इसलिए इस मेथड को भी क्या बोला जाता है? हेबर बॉस्क मेथड कहा जाता। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलें अपने। अगला क्वेश्चन है, नटखट पुकरी हरिमाहिनता किसकी कमी से होती है? ऑप्शन बोल देता हूं, ए मोलिब्डेनम, बी मैग्नीशियम, सी सल्फर और डी है वो आयरन। देखो, क्लोरोफिल पर्णहरित का हास होना हरिमाहिनता, डिग्रेडेशन ऑफ क्लोरोफिल इज नोन एज क्लोरोसिस। तो क्लोरोसिस है वो कई तरह की होती है। देखिए, अगर निचली पत्तियों, अपने चलो वो डायग्राम ले लेते हैं ना, ये वाला डायग्राम ले लेते हैं, इस पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। देखिए, पुरानी पत्तियों पर अगर वी शेप की क्लोरोसिस, जैसे ये पत्ती है, ठीक है, इस पे क्या होगा? क्लोरोसिस इधर से स्टार्ट होगी इस तरह से, ये वी शेप की क्लोरोसिस धीरे धीरे ये बढ़ती जाएगी, ये बढ़ती गई इस तरह से, ये फिर पूरी पत्ती में फैल जाएगी। निचली पत्तियों में, ओल्ड लीफ पे अगर ऐसा होता है तो किसकी कमी होती है? नाइट्रोजन की कमी। और अगर क्या है, नई पत्तियों पर, जैसे ये नई पत्ती है, यहां पे क्लोरोसिस होता है और यहां भी जनरली यहां पर इस तरह का क्लोरोसिस होता है, यानी सीधा पीलापन देखने को मिलता है। नई पत्तियों पर अगर क्लोरोसिस देखने को मिलेगी तो किसकी कमी है? सल्फर की कमी। गौर करिएगा, पुरानी पत्तियों पर क्लोरोसिस यानी पीलापन देखने को मिलेगा तो नाइट्रोजन की कमी है, नई पत्तियों पर देखने को मिलेगा तो सल्फर की कमी है। उसके बाद देखो, पुरानी पत्तियों पर अंतःशिराएं जो होती है, विनाइल जो वाइन्स जो होती है, अंतःशिराएं होती है, ये तो क्या रहती है? गहरे हरे रंग की रहती है, बाकी इनके बीच वाला जो भाग है वो पीला पड़ जाता है, तो इसको अंतःशिरा हरिमाहिनता कहते हैं, इंटरविनाइल क्लोरोसिस कहते हैं। यानी ये शिराएं तो गहरे हरे रंग की रहेगी और इनके बीच बीच का भाग है वो पीला पड़ जाता है, तो उसको अपने अंतःशिरा हरिमाहिनता कहते हैं, इंटरविनाइल क्लोरोसिस कहते हैं। ठीक है, ये पुरानी पत्तियों पर किसकी कमी से होती है? मैग्नीशियम। और नई पत्तियों पर किसकी कमी से होती है? मैग्नीज की कमी से। पुरानी पत्तियों पर मैग्नीशियम और नई पत्तियों पर मैग्नीज की कमी से होती है। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट क्या है, अगर नई पत्तियों पर क्लोरोसिस होती है और उसमें थोड़ा सफेद रंग आपको दिखाई देता है, यानी श्वेत क्लोरोसिस देखने को मिलती है, श्वेत हरिमाहिनता या व्हाइट क्लोरोसिस देखने को मिलती है, तो ये आयरन की कमी से होती है। ऐसा क्यों है? देखो, जो क्लोरोफिल है उसके निर्माण में जो अवयव होते हैं वो नाइट्रोजन भी होते हैं और मैग्नीशियम भी होते हैं। तो नाइट्रोजन और मैग्नीशियम तो क्लोरोफिल के क्या है? अवयव है, क्लोरोफिल के फॉर्मूले में आते हैं ये तो इनकी कमी होगी तो जाहिर सी बात है क्लोरोसिस होनी है, हरिमाहिनता होनी है। और इन दोनों की कमी के लक्षण सबसे पहले पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं। नाइट्रोजन की कमी से वी शेप हरिमाहिनता देखने को मिलती है और बाद में पूरी पत्ती पीली पड़ जाती है, और मैग्नीशियम की कमी से पुरानी पत्तियों पर अंतःशिरा हरिमाहिनता देखने को मिलती है। अब क्या है? आयरन, मैग्नीज और सल्फर ये क्लोरोफिल के निर्माण में सहायक है, क्लोरोफिल के निर्माण में सहायक है, अवयव नहीं है, फॉर्मूले में इनका नाम कहीं नहीं आता, लेकिन ये उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं जब क्लोरोफिल का निर्माण होता है। तो इनकी कमी होगी तो भी जाहिर सी बात है कि क्लोरोसिस होगी, हरिमाहिनता होगी। लेकिन इनकी कमी के लक्षण हमेशा कौन सी पत्तियों पर दिखाई देते हैं? नई पत्तियों पर। सल्फर की कमी से धब्बेदार क्लोरोसिस देखने को मिलती है, मैग्नीज की कमी से अंतःशिरा हरिमाहिनता नई पत्तियों पर देखने को मिलती है, और आयरन की कमी से श्वेत हरिमाहिनता देखने को मिलती है, यानी व्हाइट क्लोरोसिस देखने को मिलती है। अब देखिए, अगर मैं बात करूं रोजेसी जो कुल है, जिसमें गुलाब आता है, सेब आता है, नाशपाती आता है, आड़ू आता है, आलू बुखारा आता है, तो रोजेसी कुल के अंदर जो हरिमाहिनता होती है और क्रूसीफेरी कुल के अंदर जो हरिमाहिनता होती है, अंतःशिरा हरिमाहिनता, ज्यादातर मैग्नीशियम की कमी से आती है। रोजेसी और क्रूसीफेरी कुल के जो भी सदस्य, क्रूसीफेरी में सरसों है, फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, इनके अंदर मैग्नीशियम की कमी देखने को मिलती है। और आपने सुना होगा मूंगफली के अंदर, ग्राउंडनट के अंदर जो क्लोरोसिस होती है वो आयरन की कमी से होती है। बाकी ज्यादातर में जो आपको क्लोरोसिस देखने को मिलती है वो किसकी कमी से देखने को मिलती है? नाइट्रोजन की कमी से।
और ये जो देखो अंतःशिराएं तो हरी है और बीच का भाग पीला है। ये दिखने में तो ऑर्नामेंटल पर्पज की तरह से लगता है, सुंदर दिखने में क्या है, बहुत सुंदर लगता है, लेकिन ये क्लोरोफिल नष्ट हो गया, प्रकाश संश्लेषण कम होगा। व्यावसायिक दृष्टिकोण पे ये बात बढ़िया नहीं है, ये एक नुकसानदायक बात है, लेकिन दिखने में शानदार है, इसलिए हम इसको नटखट या पुकरी हरी माहिनता कहते हैं। और ये किसकी वजह से होती है? मेनली मैग्नीशियम की कमी से। और जिन स्टूडेंट का राइट आंसर बी था वो ही राइट है, और लगभग स्टूडेंट है उन्होंने बी दिया था, बट कुछ ने चन्नी चौहान है ना, तो इन्होंने ये आंसर दे दिया जी, गलत कर दिया। हनुमानगढ़ वाले, किस टाइम होती है क्लास, है ना, उसमें डाल दिया जाता है, शेड्यूल डाल दिया जाता है। आप फ्रिक्वेंटली विजिट करते रहिए और आपको मेरे चैनल पे कुछ ना कुछ लाभदायक चीजें मिलेगी, फालतू तो मिलेगी नहीं, तो बीच बीच में आप विजिट कर लिया करो, शेड्यूल डाल दिया जाता है, क्योंकि क्लासें और बहुत होती है, इस वजह से शेड्यूल फिक्स नहीं हो पाता, हमारी भी ये प्रॉब्लम रहती है। कोशिश रहता है कि जितना आपको बेटर दे दिया जाए उतना हम बेटर देने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन का नुकसान होता है। आप खेत में नाइट्रोजन देते हैं, नाइट्रेट उर्वरक में, अमोनिकल उर्वरक में, एमाइड उर्वरक में, है ना, तो या अमोनिकल व नाइट्रेट दोनों कंबाइंड में आते हैं, जैसे अमोनियम नाइट्रेट है, तो इन 4 फॉर्म में देते हैं। नाइट्रेट जो उर्वरक है उनमें, अमोनिकल उर्वरक में, नाइट्रेट प्लस अमोनिकल उर्वरक में, और एमाइड उर्वरक में। जब आप ये उर्वरक देते हैं तो इनमें से कुछ नाइट्रोजन का नुकसान हो जाता है। किन किन चीजों से होता है? सबसे पहले तो नाइट्रोजन पानी में बहुत घुलनशील है, निक्षालन से नुकसान हो जाता है। किससे नुकसान हो जाता है? निक्षालन। आप अपना उत्तर दीजिए, है ना, उत्तर जरूर दीजिए यहाँ पे, फिर मैं बताऊंगा आपको। बहुत सारे स्टूडेंट ए आंसर, किसी का डी, हिमानी अलावत डी, विशाली डी, राहुल मीणा ए, अरुण मीणा, एग्रीकल्चर लव्स डी, संतोष जाट डी, भीमसेन डी, कृति डी, शिक्षा डी, सुमन डी, शैलेंद्रा डी, तन्नू डी, हाँ लगभग स्टूडेंट का डी, सुभाष जाखड़ ए, देखिए संतोष डी। हाँ अब देखो, मैंने कहा नाइट्रोजन जो है पानी में बहुत घुलनशील है, स्पेशली नाइट्रेट, निक्षालन से नुकसान होता है, लीचिंग से नुकसान होता ही होता है, ठीक है। दूसरा आपने पढ़ा है वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करना, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। यहाँ पे कुछ जीव, सूक्ष्म जीव काम करते हैं, जैसे कौन कौन से सूक्ष्म जीव काम करते हैं? एजेक्टोबैक्टर है, एजिसोपाइलम है, राइजोबियम है, बिजरंकी है, कोलेस्ट्रिडम है, इस तरह के सूक्ष्म जीव ये अनुपलब्ध नाइट्रोजन को, समतंत्र नाइट्रोजन को उपलब्ध नाइट्रोजन या फिर स्थिर नाइट्रोजन में बदलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी जीव है जो उल्टा भी करते हैं, जो उपलब्ध नाइट्रोजन है, यौगिक नाइट्रोजन है, उसको किस में बदल देते हैं? वायुमंडलीय नाइट्रोजन, अकार्बनिक नाइट्रोजन में बदल देते हैं, जिसको हम डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। नाइट्रोजन का नुकसान तो डीनाइट्रिफिकेशन से भी होता है। ये कौन कौन से होते हैं? थायोबैसिलस है, मैक्रोकोकस है, इस तरह के कुछ सूक्ष्म जीव अभी अपने बात करेंगे, इससे भी क्या है? नाइट्रोजन का नुकसान होता है। इस प्रक्रिया को हम डीनाइट्रिफिकेशन या विनाइट्रीकरण कहते हैं। अब बात बची वोलेटिलाइजेशन। वोलेटिलाइजेशन क्या होता है? जहां पर मृदाएं क्षारीय होती है वहां पर अगर आप यूरिया देते हैं और वहां पर अगर हाई टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर जो है वो क्या होगा? ज्यादा होगा, तो जो यूरिया है वो किस में बदल जाती है? अमोनिया गैस में बदल जाती है। कौन सी गैस में बदल जाती है? अमोनिया गैस में। और गैस में बदल जाने की वजह से वो बाहर निकल जाती है, वायुमंडल में चली जाती है, और इस तरह से नाइट्रोजन का नुकसान होता है। दोबारा बताता हूं क्योंकि ये कम लोगों को पता है, मुझे पता है। क्षारीय मृदाओं में यूरिया देते हैं और अगर वहां पे टेम्परेचर ज्यादा है तो वो यूरिया है वो अमोनिया गैस में बदल जाती है और उसका गैस के रूप में नुकसान हो जाता है। तो नाइट्रोजन का नुकसान वोलेटिलाइजेशन से भी हुआ। डीनाइट्रिफिकेशन, विनाइट्रीकरण, वोलेटिलाइजेशन, लीचिंग, निक्षालन, इन तीनों से ही नुकसान होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन राइट होगा। और जिन स्टूडेंट ने राइट आंसर डी दिया है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। मोस्ट ऑफ ने तो डी ही आंसर दिया है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन डिस्कवर्ड बाय, यानी जो सहज जीवन नाइट्रोजन स्थिरीकरण है वो किसने खोजा था? भी सहज जीवन करने वाले जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, इस बात की खोज किसने की थी? फटाफट आंसर दीजिए। ए ऑप्शन है हरमन हेलरीजेल, बी ऑप्शन है मार्टिनस बिजरंकी, डी ऑप्शन है दोनों यानी बोथ ए एंड बी, और डी ऑप्शन है हेबर और बॉस्ट। तो बताओ जो सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण है, सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण राइजोबियम करता है,
कौन सी फसलों की जड़ों में रहता है? लेग्यूम फसलों की जड़ों में रहता है, जो गांठें होती हैं उनमें। ये जो गांठें हैं वो किससे बनती है? कोबाल्ट बनाता है विटामिन B12, ठीक है, और विटामिन B12 बनाता है लेग हीमोग्लोबिन, और लेग हीमोग्लोबिन बनाता है ये गांठें, और इनका रंग गुलाबी लेग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। वैसे तो पौधों में विटामिन B12 होता ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लेग्यूमिनेसी की जड़ों की गांठें होती है उन्हीं में विटामिन B12 पाया जाता है, बाकी और किसी में तो होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है? लेग्यूम फसलों के साथ सहजीवन करते हैं। ऐसी कौन सी लेग्यूम फसल है जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं होता? वो है राजमा, लेकिन बाकी सभी में तो होता है। तो जिनमें ये गांठें होती है उनमें राइजोबियम जीवाणु रहता है, वो सहजीवन करते हुए नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। ये बात सबसे पहले किसने बताई थी? ये बात हरमन हेलरीजल और मार्टिन बिजरंकी दोनों ने मिलकर बताई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। जिन स्टूडेंट ने सी दिया है आंसर वो बिल्कुल ठीक है जी। रोशन यादव गलत कर दिया, असीम सिन्हा आपने भी गलत कर दिया, प्रदीप आपने भी गलत कर दिया, भीम आपने भी गलत कर दिया, अनिल कुमार ठीक है, राकेश बिल्कुल बढ़िया है, अनिल कुमार ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जनरली अगर अपने बात करें, एक तो क्या है जड़ों के साथ सहजीवन करते हैं, एक तो क्या है जड़ों के साथ सहजीवन करते हैं, और एक क्या है मिट्टी में स्वतंत्र रहते हुए भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। जड़ों के साथ जो सहजीवन करते हैं वो कुल जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण का 70% करते हैं, और जो स्वतंत्र होते हैं वो ओनली 30% करते हैं। इसका मतलब क्या है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण की दक्षता जो सबसे ज्यादा होती है वो किसमें होती है? सहजीवी जीवाणुओं में होती है, मुक्त जीवी के अंदर नहीं होती है। जैसे आपने देखा होगा एजेक्टोबैक्टर नाम सुना होगा, एजिसोपाइरलम नाम सुना होगा, बिजरंकी नहीं, कोलेस्ट्रिडियम नाम सुना होगा। ये मुक्त जीवी है, इनके नाइट्रोजन स्थिरीकरण की दक्षता कम होती है, कुल जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण का 30% करते हैं। और राइजोबियम है या और कोई सहजीवी है वो कितना करते हैं? 70% नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और इन दोनों वैज्ञानिक ने मिलकर ही क्या ढूंढा था? सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण को ढूंढा गया था। नेक्स्ट अपने चलते हैं, नाइट्रिफिकेशन जीवाणु होता है। नाइट्रिफिकेशन जीवाणु कौन सा होता है? ऑप्शन देखो, नाइट्रोबैक्टर, माइक्रोकोकस, सुडोमोनास, ऑल ऑफ दीज। आंसर दीजिए। मैं आपको थोड़ा सा नाइट्रोजन चक्कर के बारे में बता देता हूं। वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन होती है, मार्कर का कलर चेंज कर लेते हैं। देखो, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन होती है वो स्वतंत्र होती है, अकार्बनिक होती है, और कौन सी अवस्था में होती है? गैसीय में, स्थिर नहीं होती है। उसको अगर हम किस में बदल दें? नाइट्रेट में बदल दें या अमोनिकल फॉर्म में बदल देते हैं तो वो यौगिक बन जाता है, ठोस बन जाता है, स्थिर हो जाती है। इस क्रिया को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं, ठीक है। अब ये जो नाइट्रोजन है ये पौधे ग्रहण करेंगे, ये जो नाइट्रोजन है इसको पौधे ग्रहण करेंगे। पौधों के अंदर नाइट्रोजन जाके क्या बनाएगा? एमिनोमल बनाएगा। उसके अलावा एमिनोमल क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। इसीलिए तो लेग्यूम फसलों के अंदर प्रोटीन ज्यादा होता है, क्योंकि वो नाइट्रोजन, उनके घर फैक्ट्री लगी है नाइट्रोजन, वो नाइट्रोजन बहुत ज्यादा लेते हैं तो एमिनोमल बहुत ज्यादा बनते हैं, और एमिनोमल से क्या बनना होता है? प्रोटीन। एमिनोमल बहुत सारी उपापचयी क्रियाओं में काम आता है। उसके अलावा नाइट्रोजन है वो क्लोरोफिल बनाता है, उसके अलावा नाइट्रोजन है और भी बहुत सारी चीजें हैं वो बनाता है, यानी बहुत सारे कार्य करता है। अब ये पौधा, इस पौधे को कोई जो जंतु है वो खा लेंगे, मानव खा ले या कोई दूसरा जंतु है वो खा लेगा इसको। ये पौधा भी क्या है? मर मरा के इसके जो अपशिष्ट है वो सारे मिट्टी में मिलेंगे। जो जंतु है इसका अपशिष्ट और इसके अवशेष भी मिट्टी में मिलेंगे, पौधे के अवशेष भी मिट्टी में मिलेंगे, वो कार्बनिक पदार्थ हो जाएगा। ये जो कार्बनिक पदार्थ है ये सड़े गलेगा। ये कार्बनिक पदार्थ है, इसको सड़ाए गलाएगा कौन? बेसिलस, एक्टिनोमाइस्टीज, ये सड़ाए गलाएंगे। कार्बनिक पदार्थ को सड़ाए गलाएगा कौन? एक्टिनोमाइस्टीज है, बेसिलस है, वो जीवाणु सड़ाए गलाएंगे। और सड़ाने गलाने से इसमें जो नाइट्रोजन कौन सी अवस्था में था? प्रोटीन की अवस्था। पौधों में कौन सी अवस्था में था? प्रोटीन, एमिनोमल, क्लोरोफिल, बहुत सारे विटामिन, इनके रूप में इनमें क्या था? नाइट्रोजन था, जो यहां भी उसी फॉर्म में था, प्रोटीन में, क्लोरोफिल में, इस तरह से नाइट्रोजन था, यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था। जब एक्टिनोमाइस्टीज और बेसिलस ने इसको सड़ा गला दिया तो अब जो नाइट्रोजन प्रोटीन, एमिनोमल, क्लोरोफिल के रूप में था वो किसमें बदल गया? वापस अमोनिया में बदल गया। किसमें बदल गया? अमोनियम में बदल गया है ये वापस। किसने बदला? सूक्ष्म जीवों ने इसका अपघटन करवा के बदला।
ये जो कार्बनिक पदार्थ में जटिल नाइट्रोजन है वो अमोनिया में बदल गया, उसी को अमोनिफिकेशन कहते हैं। इसी को अपने क्या बोलेंगे, अमोनिफिकेशन। अब कुछ एक पौधे हैं जो नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में ले सकते हैं, वो सिर्फ धान और जूट है। अब ये जो अमोनिया है यहां पे किस में बदल गई है, अमोनियम में बदल गई। ये जो अमोनिया है वो पहले बदलेगी नाइट्राइट में, जिसके लिए जो जीवाणु उत्तरदायी होते हैं वो नाइट्रोसोमोनास होते हैं। जो अमोनिया है वो किसमें बदलेगी, नाइट्राइट में। कौन बदलेगा, नाइट्रोसोमोनास। और फिर ये जो नाइट्राइट है ये तो पौधे ग्रहण करते नहीं है, ये फिर बदल जाएगी नाइट्रेट में। और नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलने का जो काम करते हैं वो नाइट्रोबैक्टर करते हैं। कौन करते हैं, नाइट्रोबैक्टर। तो अमोनिया का नाइट्रेट में बदलना, दो स्टेप से। अमोनिया पहले नाइट्राइट में बदलेगा, जो नाइट्रोसोमोनास काम करेंगे, और जो नाइट्राइट है वो नाइट्रेट में बदलेगा। इसके लिए कौन काम करेगा, नाइट्रोबैक्टर काम करेगा। इस क्रिया को नाइट्रिफिकेशन या नाइट्रीकरण कहते हैं। नाइट्रीकरण और नाइट्रोजन स्थिरीकरण दोनों अलग अलग बातें हैं। गैसीय नाइट्रोजन का, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का नाइट्रेट या फिर अमोनिया में बदलना क्या कहलाता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। और अमोनिया का जो है वो नाइट्रेट में बदलना क्या कहलाता है, नाइट्रिफिकेशन या नाइट्रीकरण कहलाता है। ये डिफरेंस होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब देखो, जो जिसमें पावर कम है यानी जो 2 लगा हुआ है वो लंबा नाम है नाइट्राइट। छोटा आदमी मोटी बात है ना, छोटा है लेकिन नाम बड़ा है, नाइट्राइट। बड़ा आदमी है, 3 पावर है इसके पास, इसको ये छोटी बातें करता है, ज्यादा बड़ी फेंकता नहीं है, ये नाइट्रेट है। NO3 को अपने क्या बोलते हैं, नाइट्रेट। इस तरह से याद रख लीजिएगा, हमने तो बारी में इसी तरह से। जो छोटा है वो मोटी बात कर रहा है, यानी छोटे का नाम बड़ा है। यानी जो NO2 है इसका नाम है नाइट्राइट, और जो बड़ा है जिसके पास पावर 3 है उसका नाम छोटा है, नाइट्रेट, है ना। और पौधों को मिलेगा क्या, नाइट्रेट। अमोनिया को नाइट्रेट में बदलना क्या कहलाता है, नाइट्रिफिकेशन या फिर नाइट्रीकरण। ये जो उपलब्ध नाइट्रोजन है ये कई बार कुछ सूक्ष्म जीवों के द्वारा, जैसे थायोबैसिलस है, मैक्रोकोकस है, सूडोमोनास है, इस तरह के जो जीवाणु होते हैं ये उपलब्ध नाइट्रोजन को वातावरणीय नाइट्रोजन, अनुपलब्ध नाइट्रोजन, समतंत्र नाइट्रोजन में बदल देते हैं। उसको डीनाइट्रिफिकेशन या फिर क्या कहलाते हैं, विनाइट्रीकरण कहते हैं। वापस क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया था नाइट्रिफिकेशन जीवाणु है, तो देखो मैंने सूडोमोनास तो बोला, सूडोमोनास के लिए क्या बोला, सूडोमोनास के लिए बोला कि ये तो विनाइट्रीकरण करते हैं, मैक्रोकोकस विनाइट्रीकरण करते हैं। लेकिन नाइट्रोबैक्टर जो है वो लास्ट में नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलता है, यानी नाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है। तो नाइट्रिफिकेशन के अंदर नाइट्रीकरण में जो भाग लेने वाला है वो कौन सा है, एक है नाइट्रोबैक्टर, और दूसरा कौन सा होता है, नाइट्रोसोमोनास। वो ऑप्शन में ही नहीं था, तो राइट आंसर, जिन्होंने ए आंसर दिया उनका राइट है। अगर आपको ये कहानियां बढ़िया से समझ में आ रही है तो लाइक में कंजूसी मत करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी करिए। नेक्स्ट अपने चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो डीनाइट्रिफिकेशन जीवाणु मैंने अभी नाम बोले थे, थायोबैसिलस, माइक्रोकोकस और सूडोमोनास। जिसको भी याद रखने हैं, स्क्रीनशॉट लेना है, लिखना है, फटाफट करिए। डीनाइट्रिफिकेशन 3 जीवाणु होते हैं, थायोबैसिलस, माइक्रोकोकस और सूडोमोनास। ये उपलब्ध नाइट्रोजन को वायुमंडलीय नाइट्रोजन के अंदर बदल देते हैं। आगे बढ़े अपने। अगला जो क्वेश्चन है, पत्तियों का रंग हल्का बैंगनी या भूरा कौन से पोषक तत्वों की कमी से होता है। देखिए हम एक एक की बात करते हैं। सबसे पहले नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की कमी से निचली पत्तियों में कैसा लक्षण, कैसे हरिमाहीनता आती है, बी से हरिमाहीनता आती है। नेक्स्ट अपने बात करें पोटास की। पोटास की कमी से क्या होता है, जो पत्तियां होती है उसके जो किनारे होते हैं वो झुलस जाते हैं, जिसको हम लीफ स्क्रोचिंग बोलते हैं ना, किनारे होते हैं वो झुलस जाते हैं, और ये भी निचली पत्तियों पर ही लक्षण दिखाई देते हैं। कैल्शियम की कमी के लक्षण हमेशा कौन सी कलिका पर दिखाई देंगे, शीर्ष कलिका पर दिखाई देते हैं, और जो शीर्ष कलिका होती है वो हुक की तरह ऐसे घूम जाती है, जिसको हम हुकिंग कहते हैं। आपसे किसी भी पौधे में टिप हुकिंग पूछ लिया जाए, किसी भी पौधे में टिप हुकिंग पूछ लिया जाए तो क्या जवाब दोगे, कैल्शियम। क्योंकि शीर्ष कलिका पर किसकी कमी के लक्षण, कैल्शियम, या फिर किसके दिखते हैं, बोरोन के। बोरोन की कमी से तो सिकनेस दिखती है, और कैल्शियम की कमी से हुकिंग दिखती है। जो शीर्ष कलिका होती है वो इसे मुड़ जाती है, जिसको हुकिंग बोलते हैं। अब आपसे पूछ ले कॉलीफ्लावर में, तंबाकू में, इसमें उसमें हुकिंग किसके कारण होती है, आपको एक ही शब्द याद रखना है, कौन सा, कैल्शियम याद रखना है। बात बची फास्फोरस।
फास्फोरस की कमी के लक्षण भी पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं और फास्फोरस की कमी से पत्तियों का रंग जो है वो बैंगनी हो जाता है, पर्पल हो जाता है। पत्तियों का रंग हल्का बैंगनी या भूरा कौन से पोषक तत्वों की कमी से होता है? फास्फोरस की कमी से होता है। कमी के लक्षण पुरानी पत्तियों पर ही दिखाई देते हैं। राइट आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। जिन स्टूडेंट ने सी आंसर दिया है उन सबका आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए केंचुए की कौन सी जाति सबसे बढ़िया है? ए ऑप्शन है पेरिनेप्सिस और वेसिकोला, बी ऑप्शन फेरेटिमा पोस्टुमा, सी ऑप्शन फेरेटिमा इनलोंगेटा और डी ऑप्शन आइसिनिया फोर्टिडा। तो इनमें से ऐसा कौन सा केंचुआ है जो भारतीय जलवायु या राजस्थान की जलवायु के लिए खाद बनाने के लिए, वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए सबसे बेहतरीन है? फटाफट आंसर कीजिए, तब तक मैं आपको इससे रिलेटेड और भी कॉन्सेप्ट है वो बता देता हूं। देखिए केंचुए में 3 तरह की जातियां होती है। एक केंचुआ 1 मीटर गहराई तक जाता है जिसको अपने एपेजिक बोलते हैं। दूसरा जो केंचुआ है वो 3 मीटर गहराई तक जाता है, 3 मीटर गहराई तक जाता है, उसको अपने एंडेजिक बोल देते हैं। एक जो केंचुआ होता है वो लगभग इनके बीच किसी गहराई में रहता है, उसको हम डायोजिक बोल देते हैं। डायोजिक, ये डायोजिक है जो बीच की गहराई में रहता है। और जो 3 मीटर गहराई तक जाता है उसको हम एंडेजिक बोल देते हैं, एंडेजिक। और जो ऊपर ही ऊपर रहता है यानी 1 मीटर गहराई तक रहता है उसको हम क्या बोल देते हैं? एपेजिक। जो एपेजिक जातियां हैं वो 90% कार्बनिक पदार्थ खाती है और 10% मिट्टी खाती है। एंडेजिक जो जातियां इसमें उल्टा हो जाता है, ये 90% तक तो मिट्टी खाते हैं और 10% है वो कार्बनिक पदार्थ खाते हैं। और ये जो डायोजिक है ये 50% मिट्टी और 50% कार्बनिक पदार्थ। तो सबसे पहली बात तो सबसे बढ़िया खाद उसकी बनती है जो कार्बनिक पदार्थ ज्यादा खाएगा। तो कार्बनिक पदार्थ ज्यादा कौन खाता है? एपेजिक खाता है। कार्बनिक पदार्थ है वो सबसे ज्यादा एपेजिक जातियां होती है वो खाता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो आप ध्यान रखना, एपेजिक जातियां ही खाद बनाने के काम की है। इसीलिए तो हम क्या करते हैं, जब भी केंचुए के लिए बेड तैयार करते हैं उसकी गहराई कितनी रखते हैं? 1 मीटर, क्योंकि 1 मीटर तक जाते हैं। जो एंडेजिक है ये 3 मीटर तक चले जाते हैं। इतने गहरे केंचुए अपने कोई काम के नहीं है, बाकी इनकी खाद भी तो बढ़िया नहीं है। लेकिन जहां पर जल निकास की व्यवस्था बढ़िया नहीं है वहां पे इन केंचुओं को छोड़ देना चाहिए। ये मृदा में गहराई तक होल कर देंगे, गहराई तक छिद्र कर देंगे, जिससे जल निकास बढ़िया हो जाती है। आपसे पूछ ले कि केंचुए की कौन सी जातियां वो जल निकास में बढ़िया होती है, तो कौन सी होती है? एंडेजिक जल निकास में बढ़िया होती है। और आपसे पूछ ले कि कौन सी जातियां हैं जो खाद बनाने के लिए, वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए बढ़िया होती है, तो आप कौन सा बताओगे? एपेजिक बताओगे। लेकिन इन चारों में से आपसे पूछा गया है कौन सी जाति है वो खाद बनाने के लिए बढ़िया है और भारतीय और राजस्थान की जलवायु के लिए बेस्ट है। कोई से भी स्टेट का पूछ ले भारत में, तो वो कौन सा? आइसिनिया फोर्टिडा। आइसिनिया फोर्टिडा ही भारत, राजस्थान या कोई दूसरा स्टेट है वहां के लिए वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए बढ़िया है। राइट आंसर क्या होता है? डी ऑप्शन राइट है। अब देखो इनमें थोड़ा सा आप अंतर देखेंगे तो जो एपेजिक होता है ना वो लाल गुलाबी रंग का होता है, जो डायोजिक होता है वो सबसे लंबा होता है, आधा तो सफेद होता है आधा लाल। जो एंडेजिक होता है वो सफेद से रंग का होता है, मिट्टी के रंग का होता है। जो एंडेजिक होता है मिट्टी ज्यादा खाता है इसलिए मिट्टी के रंग का होता है जो एंडेजिक होता है। ये कार्बनिक पदार्थ ज्यादा खाता है, एपेजिक इसलिए लाल रंग का। और जो डायोजिक होता है वो इन दोनों के बीच के करैक्टर रखता है, आधा तो सफेद होता है और आगे भाग से गहरे रंग का होता है, यानी लाल बैंगनी रंग का होता है। खाद बनाने के लिए बढ़िया है, जल निकास के लिए बढ़िया, दोनों के बीच के गुण रखता है वो एनेसिक या फिर डायोजिक रखता है। तो ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं अपने 16 नंबर क्वेश्चन। अम्लीय मृदाओं में सर्वाधिक काम में लिए जाने वाला उर्वरक है। अम्लीय मृदाओं में सर्वाधिक काम में लिया जाने वाला उर्वरक है। यह क्वेश्चन बड़ा उलझा हुआ है। देखिए फास्फोरस उर्वरक की बात हो रही है, फास्फेटिक उर्वरक की हो रही है। ठीक है, अम्लीय मृदाओं में कौन सा फास्फेटिक उर्वरक काम में लिया जाता है? एक तो ऐसे उर्वरक होते हैं जो जल में विलय होते हैं, वाटर सोल्यूबल। एक ऐसे होते हैं जो अम्ल में विलय होते हैं, कार्बनिक अम्ल। जब अपने लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो 2% सिट्रिक अम्ल लेते हैं, उसमें घोल के देखते हैं। अगर उसमें घुल जाते हैं तो विलय, और उसमें घुलते नहीं है तो उसमें क्या बोल देंगे? अविलय बोल देंगे। तीसरे जो प्रकार के होते हैं वो न तो जल यानी न तो वाटर के अंदर न ही अम्ल, इन दोनों के अंदर भी घुलनशील नहीं है, तो अपने इसको क्या बोल देंगे? जल व अम्ल में अविलय।
अमल में अविल्य का मतलब क्या होता है? 2% के अंदर जो है, सॉरी, अमल में विलय का मतलब 2% सिट्रिक अमल के घोल में जो घुल जाते हैं। कोई सा भी कार्बनिक अमल हो सकता था, लेकिन यहाँ सिट्रिक अमल की ही बात होती है। ठीक है, लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट में काम में लिया जाता है। ध्यान में रखिए, जो जल में विलय होते हैं उनको लवणीय सारीय मृदाओं में काम में लिया जाता है। जो जल में विलय होते हैं उनको लवणीय सारीय मृदाओं में काम में लिया जाता है। जो जल में विलय होते हैं वो पौधों को जल्दी 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 मिल जाते हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप, छोटे जीवन काल की फसलें जैसे 1 वर्षीय है, उनके अंदर काम में लिया जाता है। लवणीय सारीय मृदाओं में छोटे जीवन काल की फसलों में काम में लिया जाता है। गांठ बांध लेना, जो जल में विलय है। ठीक है, क्योंकि अमल है वो तो होता ही नहीं है लवणीय सारीय मृदाओं में, फिर अमल में घुलनशील क्यों लेंगे? वहां थोड़ा बहुत जल मिलेगा। आपको ही पता है जो लवणीय सारीय मृदाएं होती है वो शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में होती है, एरिड क्लाइमेट के अंदर होती है। ठीक है, तो जो शुष्क जलवायु होगी वहां पे पानी की कमी होगी और वहां लवणीय सारीय मृदाएं, तो वहां ऐसा फास्फेटिक उर्वरक डालो ना, थोड़ा बहुत पानी मिलते ही पौधों को मिल जाए, उसको स्ट्रगल ना करना पड़े। तो इसमें कौन कौन से आते हैं जल में विलय में? सिंगल सुपर फास्फेट, डबल सुपर फास्फेट, ट्रिपल सुपर फास्फेट, डाई अमोनियम फास्फेट, मोनो अमोनियम फास्फेट और अमोनियम फास्फेट। ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं? जल में घुलनशील आते हैं। अमल में विलय, अमल में विलय का मतलब लेबोरेटरी में 2% सिट्रिक एसिड के अंदर अपने इसका एक्सपेरिमेंट किया जाता है। तो अगर ये 2% अमल में, यानी हल्के अमल के अंदर विलय है, तो जो हल्की अम्लीय मृदाएं होती है, उदासीन से हल्की अम्लीय मृदाएं जो होती है, उनके अंदर काम में लिया जाता है, क्योंकि कम अमल में घुलनशील है ये, मतलब थोड़े से भी अमल में ये विलय हो जाते हैं। तो ज्यादा अमल में तो कुछ भी चीज है वो विलय हो जाएगी, ज्यादा अमल तो घोल देगा, लेकिन ये थोड़े से अमल में भी क्या है? विलय हो जाएंगे। तो हल्की अम्लीय मृदाओं में उपयोग किया जाता है अमल में विलय जो होती है। हल्की जो अम्लीय मृदाएं होती है उनके अंदर अमल में विलय जो एसिड सोल्यूबल है उनको काम में लिया जाता है। इसमें एक तो होता है डाई कैल्शियम फास्फेट, डाई कैल्शियम फास्फेट, और एक होता है बेसिक स्लेग। बेसिक स्लेग का मतलब होता है सारीय धातुमल। जो इस्पात उद्योग होते हैं, लोहे के उद्योग है, उनका अपशिष्ट होता है, उसको सारीय धातुमल कहते हैं। ये इसमें फास्फोरस 14 से 18% होता है, और ये एक मृदा सुधारक की तरह भी काम में लिया जाता है। ये सारीय प्रकृति का होता है। अम्लीय मृदाओं में डालेंगे तो पीएच भी ऊपर लाएगा और साथ साथ में फास्फोरस भी देगा। बड़े काम की चीज है। वैसे तो इंडस्ट्री का कचरा था, लेकिन अब तो बढ़िया काम आ रहा है, समझ गए ना। तो अमल में विलय, जो जल और अमल दोनों में ये अविलय, यानी बहुत ज्यादा अमल होगा, 2% से ज्यादा अमल होगा तभी ये काम के, नहीं तो ये काम के नहीं है। लवणीय सारीय मृदा में दे दोगे कभी ये उपयोग में नहीं आने, उदासीन में दे दोगे काम ही नहीं आएंगे। तो इसलिए जो जल और अमल में अविलय होते हैं वो अम्लीय मृदाओं में या भारी अम्लीय मृदाओं में काम के होते हैं। ये तो न के बराबर अम्लीय, हल्की अम्लीय मृदाओं में काम के। वास्तव में अम्लीय मृदाओं के लिए कौन से काम के? जल और अमल में जो अविलय होते हैं। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है रोक फास्फेट या फिर रेहानिया फास्फेट। पिछले सुपरवाइजर में भी क्वेश्चन आया था। रोक फास्फेट या रेहानिया फास्फेट होते हैं, वो अधिक अम्लीय मृदाओं के लिए बढ़िया है, या फिर अपने ये बोल सकते हैं कि ज्यादा अम्लीय मृदाएं हैं वहां पे कौन सा उर्वरक देंगे, या अम्लीय मृदाओं में कौन सा उर्वरक देंगे, तो रोक फास्फेट या फिर रेहानिया फास्फेट। रोक फास्फेट या फिर कौन सा देंगे? रेहानिया फास्फेट देंगे। तो इसमें पूछा अम्लीय मृदाएं, वो बहुत अधिक भी हो सकती है, सामान्य भी हो सकती है, तो उसके लिए सबसे बढ़िया उपयुक्त कौन सा होगा? रोक फास्फेट। राइट आंसर क्या होगा? सी। ये अपने क्वेश्चन में दिया हुआ था, इस वजह से स्टूडेंट ने रिट लगाई थी, क्योंकि जो डाई कैल्शियम फास्फेट होता है, डीसीपी होता है, वो हल्की अम्लीय मृदाओं में होता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि अम्लीय मृदाओं में है, इसको भी कंसीडर्ड किया जाना था लेकिन नहीं किया गया। उसके बाद रिट लगाई, पता नहीं क्वेश्चन हटा या नहीं हटा, मुझे नहीं पता, उस चीज का याद नहीं है। लेकिन ये भी अम्लीय मृदाओं के काम का है, ये बहुत अधिक अम्लीय मृदाओं के काम का है। तो दोनों ऑप्शन कभी भी नहीं आने चाहिए, लेकिन आए थे इसलिए मैंने हूँ बहू डाल दिए। लेकिन अगर ऐसा केस आ जाए तो अम्लीय मृदाओं के लिए वो अधिक भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, तो उन सब के लिए सुटेबल कौन सा हो जाएगा? रोक फास्फेट। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी। लेकिन इस क्वेश्चन को चैलेंज किया जा सकता था, हटाया जा सकता था, पता नहीं हटाया या नहीं हटा, ये मुझे मालूम नहीं है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? रोक फास्फेट, सी ऑप्शन राइट। मैंने कहा जो जल में घुलनशील है पौधों को जल्दी मिल जाते हैं, इसलिए शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है, छोटी फसल है, उसमें दिया जाता है। जो अमल में घुलनशील है वो थोड़ा सा लंबा चलते हैं, इसलिए अपने मध्यम अवधि की फसलों में दिया जाता है। और जल और अमल में
एविले जो होते हैं वो धीरे 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 मिलते हैं, इस वजह से इनको लंबे जीवन काल की फसलों में दिया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, एक चीज आपको शॉर्ट ड्यूरेशन में, मिड ड्यूरेशन में और लॉन्ग ड्यूरेशन के अंदर इनको दिया जाता है। नेक्स्ट अपने बात करें, अगला क्वेश्चन है भारतीय मृदाओं में कौन से पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है। देखो भारतीय मृदाओं में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी तो मिलती है, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी तो मिलती है। यहां पे पूछा गया है भारतीय मृदाओं में कौन से पोषक तत्वों की कमी है। ए ऑप्शन है आयरन, बी ऑप्शन है जिंक, सी ऑप्शन है मैग्नीशियम और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। फटाफट आंसर कीजिए, बताइए भी फटाफट राइट आंसर क्या होगा। जिंक जिंक जिंक, कईयों का डी भी है, बंटी सैनी डी, राजीव कुमार बी, तन्नुश्री एफ ई। ये कौन सा ऑप्शन है जी, एफ ई, भीमसेन कांटीवाल बी। अच्छा एफ ई आयरन बोला जा रहा है ना, कैपिटल में लिखा था इसलिए मैं नहीं समझा। सौरभ नायक जिंक, हिमानी अलावत बी, वर्मा योगेंद्र दीक्षा। देखो भारतीय मृदाओं में आयरन की भी कमी है, जिंक की भी कमी है, मैग्नीशियम की भी कमी है, उपरोक्त सभी आंसर आएगा और इसको हम सेटिस्फाइड कैसे कर देंगे। भारतीय मृदाओं में सबसे ज्यादा कमी है जिंक की, सबसे ज्यादा पूछी जाती तब आप जिंक देते। क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से ये पूछा गया है भारतीय मृदाओं में कौन से पोषक तत्वों की कमी है। सबसे अधिक कमी पूछी जाती तो किसकी कमी होती, जिंक की 49, बोरॉन की 33%, आयरन की 12, मोलिब्डेनम की 11, मैग्नीज की 5 और कॉपर की 3। हर जगह डेटा नहीं मिलता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बड़ा काम का डेटा है ना, बड़े काम का डेटा है। तो इन सब की कमी है। वहां ऑप्शन में क्या था, एक मिनट, आयरन भी था, जिंक भी था और मैग्नीशियम। मैग्नीशियम नहीं लिखना जी, मैग्नीज लिखना था, यहां पर मैग्नीशियम नहीं लिखना था, मैग्नीज लिखना था। मैग्नीशियम नहीं, मैग्नीशियम कुछ क्षेत्रों में हो सकती है और कुछ में नहीं, तो यहां पे अपने मैग्नीज मान के चलना है। तो इन सभी की है, आयरन जिंक और मैग्नीज, उपरोक्त सभी आएगा। यहां मैग्नीशियम नहीं है, ये क्या होगा, मैग्नीज होगा। लेकिन इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए, ये बहुत काम की चीज है, ये आपके काम आने वाली। और सबसे ज्यादा कमी किसकी होती है, जिंक की कमी होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारतीय मृदाएं स्पेशली जिंक की कमी वाली होती है। और कौन से राज्य में सबसे ज्यादा जिंक की कमी देखने को मिलती है, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा। कौन से राज्य में, महाराष्ट्र में। और राजस्थान की मृदाओं में सबसे ज्यादा कमी किसकी देखने को मिलती है, नाइट्रोजन। सबसे ज्यादा कमी किसकी होती है, नाइट्रोजन की। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन मैचिंग है ना, देखो ये सारी की सारी हरी खाद है, सनई, ढेंचा, मूंग, उड़द और ग्वार। इनको खेत में सिर्फ हरी खाद के उद्देश्य से लगाना है। वैसे तो ढेंचा तो हरी खाद के उद्देश्य से ही लगता है, लेकिन सनई रेशा उत्पादन के लिए, बीज उत्पादन के लिए, तेल उत्पादन के लिए भी लग जाती है। मूंग उड़द दाल उत्पादन के लिए भी लगते हैं और हरी खाद के रूप में भी लगते हैं। ग्वार है वो बीज उत्पादन के लिए भी लगता है और उसके अलावा हरी फलियों के उत्पादन में भी लगाया जाता है, चारे में भी लगाया जाता है, हरी खाद में भी लगाया जाता है। लेकिन क्वेश्चन यहां पे ये पूछा जाएगा या पूछा गया है, हरी खाद के लिए इनकी बीज दर कितनी रखते हैं। हरी खाद और चारे के लिए जब भी आप किसी फसल को लगाते हैं तो उसकी सघनता ज्यादा रखते हैं। अगर आप किसी भी फसल को हरी खाद के रूप में या चारे के रूप में लगाते हैं तो बीज उत्पादन की तुलना से हमेशा ही सघनता ज्यादा रखेंगे, और सघनता जब ज्यादा रखेंगे तो बीज दर भी आपको ज्यादा रखनी पड़ती है। तो फटाफट आंसर दीजिए क्या होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर लिख के, ये ऑप्शन है यहाँ पे 18 का इनमें से कौन सा राइट है, 19 का इनमें से कौन सा राइट है, 20 का इनमें से कौन सा राइट है, 21 का इनमें से कौन सा राइट है, फटाफट बताइए। भीम सेन कांटीवाल, सीधा ए ऑप्शन लिख दोगे, नहीं समझ में आएगा। मैंने कहा क्वेश्चन नंबर लिखकर आप आंसर दीजिए। 20 का डी। क्वेश्चन नंबर लिख के आंसर दीजिए भी। अरुण मीना, एग्रीकल्चर लवर्स, कैसे पता लगेगा। क्वेश्चन नंबर, चेन्नई की 60 से 80 किलो। चलो मैं बता देता हूं। चेन्नई को अगर हरी खाद के रूप में लेना है तो बीज दर रखेंगे आप 50 से 60 किलो। राइट आंसर क्या होगा इसका, सी ऑप्शन राइट होगा। जो चेन्नई है उसके लिए हरी खाद के लिए बीज दर कितनी रखोगे, 50 से 60 किलो। यानी
जो 18 नंबर क्वेश्चन है उसका राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है ढेंचा। ढेंचा के लिए बीज दर कितनी रखी जाती है? रखी जाती है 60 से 80 किलो। कितनी रखते हैं आप? 60 से 80 किलो रखते हैं, यानी 19 का कौन सा राइट होगा? ए आंसर राइट होगा। अब बात आती है मूंग उड़द। मूंग उड़द के लिए जो बीज दर रखते हैं खरी खाद के लिए वो 15 से 20 किलो रखते हैं, तो यहां पे राइट आंसर क्या होगा? 20वें का डी ऑप्शन राइट होगा। वहीं पे 21 नंबर की अगर अपने बात करें, ग्वार। ग्वार को अगर हरी खाद के रूप में लगाते हैं तो ग्वार के लिए बीज दर आप कितनी रखेंगे? बचा हुआ है जो 20 से 25 किलो। बी ऑप्शन इसका राइट होगा। अब अपना आंसर मैच कर लो और स्क्रीनशॉट ले लो, ये काम किया हरी खाद के रूप में। वैसे हरी खाद में सबसे जो प्रचलित है वो कौन सी है? ढेंचा है। और सबसे ज्यादा पोषक मान वाली होती है वो कौन सी होती है? सनई। सबसे ज्यादा प्रचलित ढेंचा है और सबसे ज्यादा पोषक मान वाली सनई। ढेंचे का पीएच मान बहुत कम होता है, ये बहुत ज्यादा अम्लीय प्रकृति का होता है, ये बहुत ज्यादा अम्लीय प्रकृति का होता है, ठीक है। तो इसको सारी मृदाओं के सुधारक के रूप में भी काम में लिया जाता है। ढेंचा है वो बहुत ज्यादा सूखा सहन करने वाला होता है, तो लवणीय क्षारीय मृदाएं शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है, उस वहां पे इसको उगा सकते हैं। और ये इतना हार्डी होता है, कोई पशु इसको खाता नहीं है, कोई कीट रोग इसमें लगता नहीं है। लवणीय क्षारीय मृदाओं में आसानी से लग जाता है, चाहे पीएच 10 के पार चला जाए फिर भी ढेंचा हो जाता है। जब आप इसको मिट्टी में मिलाएंगे तो दो फायदे करेगा। एक तो मिट्टी में क्या है? खाद मिलाएगा, कार्बनिक तत्व बढ़ाएगा, साथ साथ में मिट्टी का पीएच कम करेगा, यानी लवणीयता और क्षारीयता में सुधार करता है। इसलिए ढेंचे को मरुस्थल का वरदान माना जाता है और इस पर जो काजरी है वो काफी अनुसंधान कार्य भी करता है। इसलिए ढेंचा एक बहुत ही बढ़िया हरी खाद के रूप में जाना जाता है। तो ये एक मृदा सुधारक का भी काम करता है। तो आज इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट कल भी 8 बजे क्लास है, जिसमें एग्रीकल्चर की जो क्लास होती है वो लगभग 9:30 के लमसम स्टार्ट हो जाती है।